मेरा जन्म चिड़ियाघर के एक खतरनाक बाघ के रूप में हुआ। सामने पागल हो चुके शेर को देख मैं तो एकदम मस्ती में खड़ा हो गया, मजा लेने लगा। लेकिन फिर अचानक वो एक औरत की तरफ भागा जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। मैंने तुरंत दहाड़ लगाई और शेर राजा कारा की तरफ झपटा। ये देख वो बंदा जो पहले कह रहा था कि बाघ शेर से कमजोर होता है, उसने फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। खाने की तैयारी कर रहे शेर ने पीछे से दहाड़ सुनी तो झट से पलटा और हम आपस में भिड़ गए। मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, अपने तेज पंजों से सीधे शेर की आंख फोड़ दी, लेकिन मेरी गर्दन भी शेर के पंजों से छिल गई। अच्छा हुआ उसने काटा नहीं। वो शेर बहुत ताकतवर था। हमारी जबरदस्त लड़ाई हुई। थोड़ी दूर हटने के बाद मैंने उसे सांस लेने का मौका नहीं दिया और फिर से उस पर टूट पड़ा। इस बार निशाना थी उसकी दूसरी आंख, लेकिन अब शेर चौकन्ना था। मेरे पंजे उसके चेहरे पर गहरे निशान बना गए और पीठ पर कई गहरे घाव कर दिए। मेरी हालत भी ठीक नहीं थी, मेरा पेट फट गया था। लेकिन पता नहीं क्यों शेर राजा कारा ने गुस्से में दहाड़ लगाई और फिर भाग गया। मैंने अपने घाव चाटे और उसका पीछा नहीं किया। ये शेर जल्द ही वाइल्ड लाइफ पार्क के सिक्योरिटी गार्ड मार डालेंगे। मुझे फालतू में मरने की जरूरत नहीं थी। अभी वीडियो बना रहा बंदा ये देखकर गुस्से में मुझे गालियां देने लगा कि मैंने गलत खेल किया और शेर की आंखों पर हमला किया। मैं गुस्से में उसे घूरते हुए उठा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक जिस औरत को मैंने बचाया था, उसकी गोद में बैठी छोटी बच्ची चिल्लाई, बड़े बाघ भैया, क्या तुम्हें चोट लगी है? मैंने आवाज सुनकर सिर घुमाया और उस छोटी बच्ची की तरफ देखा और बहुत प्यारी सी मुस्कान दे दी। बच्ची ये देख बहुत खुश हो गई और चिल्लाने लगी, मम्मी। बड़े बाघ ने मुस्कुराया। उसी वक्त मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, बधाई हो मेजबान, आपको एक सच्चा फैन मिल गया है। वूजी क्यूयुन सिस्टम ऑन हुआ। इनाम में बाघ का खून की एक बूंद मिली है, कभी भी ले सकते हो। ये सुन मैं पहले तो चौंका, फिर बहुत खुश हुआ। सोचा नहीं था कि मेरे पास भी सिस्टम आ जाएगा। जैसे ही मैंने वो खून लेने की सोची, मेरे दिल की जगह एक खून की बूंद दिखी जिससे इतनी ताकत आ रही थी कि मन झुकने को कर रहा था। सिस्टम ने तुरंत कहा, मेजबान अभी बहुत कमजोर है, ये खून पचा नहीं पाओगे, इसलिए इसे वापस स्टोर कर रहा हूं, जब ताकतवर हो जाओगे तब ले लेना। खून के गायब होते ही मैंने चैन की सांस ली। फिर मैंने सिस्टम के फीचर्स चेक करने शुरू कर दिए। कई बार पढ़ा तो समझ आया कि इस सिस्टम में मुझे लोगों का प्यार यानी क्यूयून इकट्ठा करना है और उससे बॉक्स खरीदकर इनाम पाना है। ये बॉक्स रैंडम होते हैं, कभी अच्छा मिले कभी बेकार। एक सच्चा फैन या 100 दिलों से दी गई शुभकामनाएं मिलने पर एक मौका मिलता है इनाम पाने का। मेरे सामने एक साफ पैनल दिखा, होस्ट, टॉप टाइगर, सच्चे फैन। एक जो शियाओमेंग, दिल से शुभकामनाएं, सांशु, लकी ड्रॉ चांसेस। एक ब्लैक आयरन बॉक्स। फिर मैंने बॉक्स निकालना चुना और उसमें से मिला वो खास लिंगशी पत्थर, वो भी 5। एक निकाल कर लेते ही एक छोटा सा पत्थर सीधे मेरे पेट में चला गया और फिर तुरंत गर्मी पेट से पूरे शरीर में फैलने लगी। मेरे फटे हुए घाव भरने लगे, हड्डियां और मजबूत हो गईं। ये सब कुछ सेकंडों में हुआ और गर्मी खत्म हो गई। इसलिए मैंने बाकी बचे 4 भी निकाल लिए। पेट थोड़ा भारी जरूर लगा, लेकिन मेरी ताकत बहुत बढ़ गई। सिस्टम ऑन होने से लेकर लिंगशी लेने तक बस कुछ ही मिनट हुए थे और तभी वाइल्ड लाइफ पार्क की पेट्रोलिंग गाड़ी आ गई। पहले वीडियो बना रहा बंदा गार्ड को देखते ही चिल्लाने लगा, इस बाघ को मार डालो, ये अभी इंसान को खाने वाला था। गार्ड ने सैलानी गाड़ी पर सवार लोगों की चीख सुनी कि बाघ आदमी खा रहा है तो वो घबरा गया। अगर सच में बाघ ने इंसान को खाया तो चिड़ियाघर पर केस हो जाएगा और ऐसे खतरनाक बाघ को तो मारना ही पड़ेगा। लेकिन ये फैसला ऑफिसर लेंगे। गार्ड ने मुझ पर निशाना साधकर बेहोशी की गोली चलाने की तैयारी की। तभी वो औरत जोर से चिल्लाई, इस बाघ को मत मारो, इस बाघ ने हमें बचाया है। गार्ड लियूमिंग को ये सुनकर सिर घूम गया। तभी 5 साल की जो शियाओमिंग भी बोली, अंकल, इस बड़े बाघ ने हमें बचाया, इसने शेर को भगाकर हमारी जान बचाई। सब कुछ सुनकर समझ में आने पर गार्ड लियूमिंग ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, पहले इस बड़े बाघ को बेहोश कर देते हैं, फिर डॉक्टर को बुलाकर इसका इलाज कराते हैं। इतना कहकर उसने गोली चलाई जो मेरी पीठ पर लगी। मैंने इस बार गोली नहीं बचाई, नहीं तो वो मुझे छू भी नहीं पाते। अच्छा खासा असर भी नहीं हुआ मुझ पर, लेकिन बार बार गोली न लगे इसलिए मैंने बेहोश होने का नाटक कर दिया। गिरने से पहले मैंने उस वीडियो बनाने वाले बंदे को बहुत बुरी नजर से देखा जो गार्ड से मुझे मारने को कह रहा था। गार्ड लियूमिंग ने आसपास खड़े लोगों से कहा कि यहाँ से हट जाएं, लेकिन एक भी आदमी नहीं हिला। सब मुझे देखते रहना चाहते थे। लियूमिंग को बहुत टेंशन हुई। वो भागा हुआ शेरकारा अभी तक पकड़ा नहीं गया था और किसी की जान भी जा चुकी थी। पहले उन्होंने शेरकारा को ढूंढ लिया था, लेकिन उनके पास सिर्फ बेहोशी की गोली थी। गोली लगने के
के बावजूद उस पर कोई असर नहीं हुआ। अचानक लियू मिंग को एक बात का ख्याल आया कि मैं जो शेर कारा को हरा सकता हूँ, क्या मैं भी बेहोशी की गोली से बेअसर हूँ? ये सोचकर वो बहुत डर गया। उसके पैर कांपने लगे। अगर बाघ फिर से किसी पर हमला करता है तो ये उसकी गलती होगी। मुश्किल से मुड़कर उसने देखा कि 2 डॉक्टर मेरे घावों को सिलने और खून रोकने में लगे हैं, तो कुछ राहत मिली। लेकिन तभी अचानक उसने मेरी पलकें हिलती देखी, जैसे दर्द बहुत हो रहा हो। तो वो इतना डरा कि सांस रोक ली। काफी देर बाद एक छोटी बच्ची अचानक मेरे पास आ गई। लियू मिंग ने ये देखा तो हैरान रह गया और उसे चिल्लाकर हटाना चाहा, लेकिन डर के मारे आवाज नहीं निकली। बाकी लोग भी बहुत हैरान हुए, लेकिन गार्ड और डॉक्टर पास में थे, इसलिए सबको थोड़ी हिम्मत थी। झू शियाओमिंग मेरे पीछे आई और अचानक मेरी पूंछ पकड़ ली। मैं तो उछल ही पड़ा, बहुत गुदगुदी हुई और मन किया हिलूं। डॉक्टर ने झू शियाओमिंग को देखकर प्यार से कहा, बच्चे पीछे हटो, यहाँ खतरा है। झू शियाओमिंग मीठी आवाज में बोली, अंकल यहाँ कोई खतरा नहीं है, बड़ा बाघ हमारी रक्षा कर रहा है। बोलते हुए उसने मेरी पूंछ को और जोर से खींचा। मेरा तो बुरा हाल हो गया, समझ नहीं आया ये बच्ची मेरी पूंछ क्यों इतना पकड़ रही है। तभी एक काली छोटी कार टाइगर एरिया में आई। लियू मिंग ने काली कार देखी तो सुकून की सांस ली। कार पास आकर रुकी और उसमें से एक लड़की उतरी, करीब 22 से 23 साल की। गोल चेहरा, पतली भौहें, बर्फ जैसा रंग, थोड़ा सादा मेकअप था, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लग रही थी। लियू मिंग ने खुश होकर कहा, ज्यों लो तुम आ गई। लो अंकी ने मुझे देखा तो उसकी आंखें भर आईं और पूछा, कैप्टन लियू, मैंने सुना शेरकारा टाइगर एरिया में घुस आया, आखिर हुआ क्या? और पांडा को ये चोट कैसे लगी? वो आज छुट्टी पर था, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था कि बॉस ने फोन करके बताया टाइगर एरिया में हादसा हो गया है, पांडा गंभीर रूप से घायल हो गया है। लू अंकी ने उसे 2 साल पहले छोटा सा पाला था। मेरे बारे में सुनते ही वो बहुत घबरा गया और सीधे गाड़ी लेकर टाइगर एरिया पहुंच गया। लियू मिंग ने उसे सारी बात बताई और धीरे से कहा, पांडा अब ठीक है। लू अंकी ने ये सुनते हुए मुझे देखा और मेरी तरफ आई तो पता चला मैं सच में सोने का नाटक कर रहा था। डॉक्टर मेरे घाव सिल रहे थे और एक बच्ची मेरी पूंछ पकड़े थी। लू अंकी का तो बुरा हाल हो गया, उसे इन लोगों की चिंता हो आई। फिर वो मेरे पीछे आई और बच्ची को उठा लिया, बोली, छोटी बहन बाघ की पूंछ मत पकड़ो, खतरनाक है। झू शियाओमिंग ने होंठ फुलाकर कहा, दीदी ये बिल्कुल खतरनाक नहीं है, बड़ा बाघ मेरे साथ खेलना पसंद करता है। लू अंकी सुनकर चुप हो गई, सोचने लगी आज के बच्चे कितने बहादुर हो गए हैं। फिर वो झू शियाओमिंग को लेकर मेरे सामने आई और बोली, पांडा सोने का नाटक बंद कर, उठ जा। केयर टेकर को सामने देख मुझे आंखें खोलनी ही पड़ी और मैंने अपना बड़ा सिर उसके शरीर से रगड़ा। मेरे उठते ही पास के डॉक्टर तो डर के मारे पेशाब कर बैठे, हकलाने लगे। सैलानी भी सन्न रह गए। पहले वीडियो बनाने वाला बंदा चिल्लाने लगा, ये बाघ सोने का नाटक कर रहा था, जरूर इंसान खाना चाहता है। आसपास खड़े लोगों का मन किया उसे पीटे, क्योंकि बाघ तो केयर टेकर से प्यार कर रहा था, उसे खाना है तो तुझे खाएगा। झू शियाओमिंग बिल्कुल नहीं डरी और मेरा सिर सहलाने लगी। लुओ अंकी ने सेफ्टी के लिए उसे उसकी माँ को वापस दे दिया और मेरे पास आकर मेरी गर्दन दबाने लगी, पूछने लगी, पांडा तू ठीक है ना? मैंने घूर कर हाँ में जवाब दिया। डॉक्टर अब भी डरे हुए थे। लुओ अंकी ने मेरा सिर सहलाया और मुझे चुपचाप इंतजार करने को कहा। वो मेरे लिए बीफ लाने जा रही थी। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। मैं इतना बड़ा इसलिए हूँ क्योंकि मेरा केयर टेकर मुझे एक्स्ट्रा खाना देता है। मेरी भूख बहुत है, एक बार में 30 किलो बीफ खा जाता हूँ। ये बीफ चिड़ियाघर का नहीं बल्कि केयर टेकर अपने पैसे से खरीदता है। लुओ अंकी शायद किसी बड़े परिवार से है, लेकिन यहाँ केयर टेकर बनी हुई है, समझ नहीं आता। 30 किलो कम है, 50 किलो ला। मेरी बातें बस आवाजें हैं, किसी की समझ में नहीं आती। लू अंकी ने मेरा सिर थपथपाया और कैप्टन लियू के पास गई, बोली थोड़ा यहाँ संभालो, और गाड़ी लेकर निकल गई। वो बीफ खरीदने गई थी, सिर्फ मेरे लिए नहीं बाकी बाघों के लिए भी। उसकी जेब फिर खाली हो जाएगी। उसे लगा कोई कमाई का जरिया ढूंढना चाहिए। लू अंकी ने सोचा उसके पापा हर महीने 10 लाख रुपए देते हैं, फिर भी कम पड़ जाते हैं। रोज 100 किलो बीफ पर ही 3000 रुपए खर्च हो जाते हैं, ये भी किफायत से। अगर खुलकर खरीदे तो रोज के 30,000 से भी कम नहीं पड़ते। उसने सोचा क्या लाइव स्ट्रीमिंग से कुछ कमाया जा सकता है। इधर बीजिंग के खास मामलों के विभाग में एक बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में पूरी चुप्पी थी। दोनों तरफ बैठे अधिकारी बड़ी स्क्रीन को गंभीरता से देख रहे थे। स्क्रीन पर बाघ और शेर की भयंकर लड़ाई के वीडियो चल रहे थे। सबसे आगे बैठे एक गंभीर चेहरे वाले अधेड़ व्यक्ति ने स्क्रीन देखते हुए पूछा, ज़्याओ जून, इस शेर राजा कारा को क्या सजा देना उचित होगा? एक जवान सैनिक तुरंत बोला, ये शेर राजा कारा जागृत होकर विकसित हो गया लगता है, लेकिन इसने इंसानों पर हमला किया है, इसलिए इसे जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए, वरना बहुत बुरा हो सकता है। अधेड़ व्यक्ति ने सिर हिलाया। पिछले कुछ महीनों में जानवरों के हमले के कई मामले सामने आए हैं। सब जानवर बहुत बड़े और खतरनाक हो गए हैं, इसलिए 2 महीने पहले ये खास विभाग बनाया गया जो जानवरों में हो रहे इस बदलाव की स्टडी कर रहा है। स्टडी में पता चला कि वातावरण में एक खास तत्व आ गया है जिसे उन्होंने ऊर्जा नाम दिया। फिर उसने पूछा कि क्या बाघ राजा पांडा में भी ये विकास हुआ है? जवान सैनिक ने वीडियो गौर से देखा और कहा, शायद नहीं हुआ। दूसरों से पूछने पर भी यही जवाब मिला कि पांडा आम बाघ से बस थोड़ा बड़ा है, बाकी कोई खास बात नहीं। अधेड़ व्यक्ति वीडियो देखता रहा और टेबल पर उंगली थपथपाता रहा। फिर बोला, ज़्याओ जून, तुम किंगशान वाइल्ड लाइफ पार्क के शेर राजा कारा को खत्म करने की जिम्मेदारी लो। जल्द से जल्द करना है। बाघ राजा पांडा को अभी मत छेड़ो, लेकिन उस पर नजर रखो। अगर उसमें कुछ खास होने के लक्षण दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करो। बाकी लोग दूसरे चिड़ियाघरों और वाइल्ड लाइफ पर नजर रखें। कोई जानवर इंसानों पर हमला करे तो तुरंत मार डालो। सबके जाने के बाद उसने दूसरे वीडियो खोले। एक वीडियो में 20 मीटर लंबा अजगर एक भैंसे को मारकर निगल रहा था और फिर नदी में गायब हो गया। दूसरे वीडियो
में पहाड़ों पर 3 मीटर लंबा चांदी रंग का भेड़िया राजा तेजी से भाग रहा था और एक घाटी में हेलीकॉप्टर को चकमा दे गया। गोलियों से भी बच रहा था। पता नहीं वो कितने लोगों को खा चुका होगा। किसी को अंदाजा नहीं उस पर कितना प्रेशर है। बस 3 महीने हुए हैं और इतने डरावने जीव सामने आ गए हैं। किंगशान वाइल्ड लाइफ पार्क में लुओ अंकी एक पिकअप ट्रक लेकर टाइगर एरिया में आई। मैंने देखा तो तुरंत दौड़कर उसके पास गया। मेरा पसंदीदा बीफ आ गया। लुओ अंकी ने जल्दी से गाड़ी रोकी और मुझे रोका। फिर लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप लगाने लगी। तभी 2 और बाघ 500 किलो वाले युआन जी और तुआन जी भी आ गए। मैं बहुत भूखा और बेचैन था, लेकिन केयरटेकर से नाराज नहीं होना चाहता था, इसलिए सब्र रखा और दोनों दोस्तों को भी इशारे से रुकने को कहा। कैमरा लगाकर लुओ अंकी ने मेरी गर्दन की खाल पकड़ी और बोली, इस बार मैंने 200 किलो बीफ लाया है और दोस्तों को भी बुला ले। उसे डर था कि मैं न समझूं, इसलिए हाथ से इशारा भी किया। मैंने दहाड़ लगाई तो जंगल से भगदड़ मच गई और एक एक करके 29 बाघ बाहर निकल आए। मैं, तुआन जी और युआन जी मिलाकर कुल 32 बड़े बाघ हो गए। ये देख लुओ अंकी थोड़ा डर गया, लेकिन मेरे साथ होने से उसे हिम्मत थी। 200 किलो बीफ थोड़ा कम लग रहा था, लेकिन उसके पास इतने पैसे ही थे। आसपास की गाड़ियों में बैठे सैलानी इतने सारे बाघ देख बहुत उत्साहित थे और हैरान भी कि ये बाघ एक साथ नहीं टूट पड़े, बल्कि चुपचाप इंतजार कर रहे थे। लुओ अंकी ने थोड़ी घबराई हुई लाइव स्ट्रीम खोली। पहले वो वीडियो बनाता था, पहली बार लाइव कर रहा था। स्ट्रीम खुलते ही उसके फॉलोअर्स आने लगे, फिर लोगों की संख्या बढ़ने लगी। उसने मेरा बड़ा सिर सहलाया और कैमरे ने ये सब रिकॉर्ड किया। बहुत से लोग गिफ्ट भेज रहे थे। किसी ने लिखा, बाघों का इस्तेमाल करके फैंस से पैसे कमाने का तरीका ढूंढ लिया। लुओ अंकी ने ये देखा तो माथे पर बल पड़ गए, लेकिन चुप रहा। वो और भी ताने मारने लगा। तभी यूटोंग नाम के एक यूजर ने उसका सपोर्ट किया और बोला, बेवजह बोलने वाले, तुझे पता है अंकी हर महीने 10 लाख रुपए इन बाघों पर खर्च कर देता है। तुझे पता है पांडा को इंसानों को बचाने के लिए शेर ने घायल किया था। यूटोंग की बात सुन लुओ अंकी मुस्कुरा दिया। उसकी सहेली का मिजाज आज भी वैसा ही था। उसने स्ट्रीम में कहा, हेलो सबको, आप जो भी डोनेशन भेजेंगे वो मैं पांडा और उसके दोस्तों के लिए बीफ खरीदने में लगाऊंगा। फिर वो पिकअप पर चढ़ा और बीफ के टुकड़े मेरी तरफ फेंकने लगा। मैंने बीफ नहीं छीना क्योंकि मैं बहुत खुश था। बस कुछ मिनटों की लाइव स्ट्रीम में मुझे 700 से ज्यादा दिल से शुभकामनाएं और 2 सच्चे फैन मिल गए। एक तो केयरटेकर लुओ अंकी था, दूसरा था जियांग यूटोंग। लेकिन मुझे नहीं पता जियांग यूटोंग कौन है। शायद स्ट्रीम में कोई था। सामने 9 ब्लैक आयरन बॉक्स निकलने का ऑप्शन था। मैंने बिना देर किए सब खोल दिए। बधाई हो मेजबान, आपको 3 गोल्ड स्नैक्स, एक वाइल्ड बोर फ्रूट, एक टर्टल नेक्टर और 1 किलो च्वांताई स्टोन मिला है। मेजबान इन्हें कभी भी प्राप्त कर सकता है। ये सुनकर मैं खुशी से फूला नहीं समाया। हालांकि मुझे नहीं पता कि श्वांते स्टोन और टर्टल नेक्टर क्या है, लेकिन मुझे लगा वो भी अच्छी चीजें ही होंगी। मोटू, तुम मांस क्यों नहीं खा रहे? लुओ अंकी ने पिकअप ट्रक पर चिल्लाते हुए कहा। वो चिंतित था कि मुझे कोई गंभीर चोट लग गई होगी, जो डॉक्टर ने अभी पकड़ी नहीं। रिवॉर्ड ड्रॉ में व्यस्त मुझे लुओ अंकी की ये पुकार सुनकर अचानक बहुत भूख लगी। लुओ अंकी द्वारा फेंका गया गोमांस देखकर मैंने तुरंत बड़े बड़े टुकड़े खाने शुरू कर दिए और बीच में वो टर्टल नेक्टर भी प्राप्त कर लिया। अगले ही पल एक विशाल गर्म धारा मेरे पेट से पूरे शरीर में फैल गई। मुझे लगा ये एक टर्टल नेक्टर 15 गोल्ड स्नैक्स के बराबर है और मेरी ताकत अचानक बढ़ गई। लुओ अंकी अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रहा था और लाइव रूम में व्यूअर्स की संख्या सीधे बढ़ रही थी। एकदम से 7-8 हजार हो गई, फिर जल्द ही 10,000 पार कर गए। जैसे जैसे लुओ अंकी के लाइव रूम में व्यूअर्स बढ़ रहे थे, मैं भी बहुत उत्साहित था। हालांकि ट्रू फैंस ज्यादा नहीं बढ़े, लेकिन ट्रू कॉम्प्लीमेंट्स जल्द ही 1000 पार कर गई। सैद सिन, जिससे मैं मन ही मन सोचने लगा, क्या लुओ अंकी के लाइव रूम में लोगों द्वारा मुझे की गई प्रशंसाओं को भी सिस्टम समझ सकता है? बस ये सोचा था कि मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज आई, आदरणीय मेजबान, ये प्रणाली अजय ऑनराज सिस्टम है। मेजबान की प्रशंसा करने वाला कोई भी व्यक्ति सिस्टम उसे समझ सकती है। सुझाव है कि मेजबान इन लोगों के साथ अक्सर बातचीत करें, इससे अधिक ऑनरा प्राप्त हो सकती है। ये सुनकर मेरे बड़े सिर पर काली लकीरें खींच गईं। अगर मैं इन लोगों से बातचीत करने गया तो वो लोग डर के मारे मर ही जाएंगे। लेकिन ट्रू कॉम्प्लीमेंट्स तेजी से बढ़ती देख मेरे मन में बहुत खुशी हुई और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। और ये दृश्य देखते ही लाइव कमेंट्स में हलचल मच गई। आह आह, ये मोटू हंसा, प्यार आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, बधाई हो। मेजबान ने सफलतापूर्वक लोगों से बातचीत की, कृपया और मेहनत करें। ये सुनकर मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मुझे नहीं पता था कि सिर्फ मुस्कुराने से मुझे 1 दर्जन से अधिक ट्रू फैंस मिल गए। उसी समय सिस्टम ने नई सुविधा अनलॉक कर दी। 10 ब्लैक आयरन बॉक्सेस के ड्रॉ चांसेस को एक ब्रॉन्ज बॉक्स के ड्रॉ चांस से बदला जा सकता है। लुओ अंकी ने खाली गोमांस देखा, व्यूअर से थोड़ी देर बात की, फिर बेरहमी से लाइव रूम बंद कर दिया, उनके रोकने की परवाह न करते हुए। मोटू, अच्छे से आराम कर, मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊंगा। लुओ अंकी ने मेरा बड़ा सिर सहलाया, फिर करीब 10 मिनट बाद चला गया। मैं अपने साथियों के साथ जंगल में गया अपने बॉक्सेस निकालने की तैयारी करने। एक ब्रॉन्ज बॉक्स बदलने के बाद मैंने पहले 10 ब्लैक आयरन बॉक्सेस एक साथ निकालने का फैसला किया और मुझे 2 किलो स्पिरिट स्टोन्स, एक वाइल्ड बोर फ्रूट, एक रीढ़ शोधन गोली और एक महान वलय गोली मिली। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि 1 तोला सोना और 1 किलो चांदी भी होगी। सभी स्पिरिट स्टोन्स को खा जाने के बाद मुझे लगा जैसे मेरा शरीर फटने वाला है, इसलिए मैंने तुरंत सिस्टम से पूछा, ये क्या हो रहा है? आदरणीय मेजबान, बधाई हो, आप एवोल्यूशन करने वाले हैं। एक लेवल के अवेकेंड जानवर बनने के लिए कृपया पर्याप्त स्पिरिचुअल एनर्जी तैयार करें। वाइल्ड बोर फ्रूट, स्पिरिट स्टोन्स
और दवाओं में स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। सिस्टम ने ये बताने के बाद मेरा शरीर बदल रहा था। फैलती हुई शक्ति की लहर इतनी तेज थी कि मेरे दो साथी डर के मारे पीछे हट गए। करीब आधे घंटे बाद मुझे भूख लगी, और बहुत तेज भूख। इसलिए मैंने बिना किसी हिचक के स्पिरिट स्टोन्स और वाइल्ड बार फ्रूट निकाल लिए और सारे ड्रॉ चांसेस इस्तेमाल कर डाले। ढेर सारी आध्यात्मिक चीजें मिली। समय बीतता गया। मैं पेड़ के नीचे चुपचाप पड़ा एवोल्यूशन करता रहा। आधी रात तक मैंने अपना पहला एवोल्यूशन पूरा कर लिया। पूरे शरीर में अपार शक्ति महसूस हो रही थी। अगर फिर से शेर राजा कार्ला का सामना होता तो मुझे पूरा भरोसा था कि मैं उसे एक ही वार में मार सकता हूँ। तभी शेर पार्क की ओर से अजीब सी हलचल आई। मैंने ध्यान से सूंघा। स्पिरिचुअल एनर्जी की पुष्टि करने के बाद मैं शेर पार्क की ओर दौड़ने लगा। इतनी दूर से भी स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही थी, शायद कोई खजाना होगा। शेर पार्क के अंदर कई शेर अचानक उग्र हो गए। अपने पुराने साथियों पर गुस्से से दहाड़ने लगे। एकदम से पूरा किंगशान वन्य जीव पार्क गुलजार हो गया। न केवल जानवर डर गए, बल्कि गार्ड रूम के सिक्योरिटी गार्ड्स और कर्मचारी भी डर गए। लियान मिंग ने सेफ्टी केज लगी एक पेट्रोल व्हीकल चलाकर शेर पार्क की ओर बढ़ा। बाघ पार्क और शेर पार्क एक दूसरे से सटे हैं। बीच में 6 मीटर ऊंची तार की बाड़ है। आमतौर पर बाघ या शेर इस बाड़ को पार नहीं कर सकते, लेकिन दिन में शेर राजा कार्ला ने इसे पार कर लिया था और मैं भी इस बाड़ को पार करने की तैयारी कर रहा था। ये तार की बाड़ मेरे लिए बेमानी थी। एवोल्यूशन से पहले भी मैं इसे पार कर सकता था। एवोल्यूशन के बाद तो और भी आसान था, लेकिन तभी लोहे का दरवाजा खुला। पेट्रोल व्हीकल अंदर घुस गई। मैंने सोचा तार की बाड़ फांदने के बजाय सीधा शरीर नीचा करके पेट्रोल व्हीकल के पीछे पीछे चुपके से शेर पार्क में घुस गया। फिर तेजी से एक तरफ की पहाड़ी की ओर बढ़ा, ये देखने कि ये शेर आखिर कर क्या रहे हैं। मेरी आंखें बहुत तेज थीं। रात के अंधेरे में भी मैं सैकड़ों मीटर दूर की चीजें साफ देख सकता था। कई बहुत शक्तिशाली नर शेर काले पत्थरों के टुकड़ों को छीन रहे थे। मेरे मन में अजीब सी घबराहट हुई। दिन में नर शेर कार्ला ने जो दबाव डाला था वो बहुत ज्यादा था। उसे लगा कि ये नर शेर भी कार्ला की तरह ही भयानक लग रहे थे। उसने ड्राइवर झांग हुआन से पूछा, झांग हुआन, तुम्हें क्या लगता है हमें वहां जाकर देखना चाहिए या नहीं? ड्राइवर झांग हुआन दिल का बहादुर था। उसने छाती थपथपाते हुए कहा, हाँ, हम जा सकते हैं। हमारी ये गाड़ी मजबूत है, सेफ्टी केज लगी है, पूरी तरह सुरक्षित है। पेट्रोल व्हीकल आगे बढ़ी। गाड़ी की हेडलाइट्स ने शेरों में और हलचल मचा दी। कई 500 किलो से अधिक के नर शेरों ने लड़ना बंद किया। उनकी नजरें पेट्रोल व्हीकल पर जम गईं। लिन बिन ये देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा आज रात शेर पार्क बहुत अजीब था। जैसे ही दोनों गाड़ी लेकर शेर पार्क से निकलने को थे, एक भयानक दहाड़ ने पूरे किंगशान वन्य जीव पार्क को हिला दिया। पहाड़ी पर बैठा मैं सिहर उठा। मैंने देखा एक आंख वाला शेर राजा कार्ला सीधा साधा वापस आ गया था। पूरे शरीर में खून लगा था। हर तरफ भयानक औंदरा थी। उसकी शक्ति दिन की तुलना में कहीं ज्यादा थी। कार्ला को देखते ही पेट्रोल व्हीकल पर बैठे दोनों लोगों ने ठंडी सांस ली। गाड़ी चालू करते हुए लिन बिन ने वॉक टॉक में तेजी से कहा, कार्ला वापस आ गया है, शेर पार्क में आ गया है, वो हमारी तरफ दौड़ रहा है। कार्ला की रफ्तार अभी अभी चली गाड़ी से कहीं ज्यादा तेज थी। वो सीधा पेट्रोल व्हीकल पर कूद पड़ा और गाड़ी की छत पर जोरदार प्रहार किया। सेफ्टी केज सीधे गाड़ी की छत से टकराकर दब गई। अच्छा हुआ कि सेफ्टी केज बहुत लचीली थी, नहीं तो वो निश्चित रूप से टूट जाती। ड्राइवर झांग हुआन डर से कांप रहा था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति काफी मजबूत थी। उसने गाड़ी बाघ पार्क की ओर दौड़ा दी, लेकिन तभी शेर राजा कार्ला पेट्रोल व्हीकल से कूद गया। गाड़ी के किनारे से एक जोरदार धक्का मारा और सीधे गाड़ी को पलट दिया। ये ताकत इंसानों की पहुंच से बाहर थी। गाड़ी के अंदर झांग हुआन और लिन बिन भय से भर गए। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उन्हें लगा अगले ही पल उनकी मौत हो जाएगी। सुरक्षा प्रमुख लियू मिंग वॉकी टॉकी में घबराकर चिल्लाए, हिम्मत रखो, हम बस पहुंचने वाले हैं। शेर राजा कार्ला ने दहाड़ लगाई। पेट्रोल व्हीकल के पास आकर उसने सीधा पंजा मारने की बजाय अपने पंजों से सेफ्टी केज को जोर से खरोंच दिया। झांग हुआन और लिन बिन सिकुड़ कर बैठे थे। उन्होंने देखा कि सेफ्टी केज शेर राजा कार्ला ने खोल दी थी। वो और भी ज्यादा डर गए। जैसे ही वो भयानक शेर का सिर गाड़ी के शीशे से टकराने को था, मैं भी अब और नहीं रुक सकता था। जोर से दहाड़ा और तेजी से कार्ला की ओर दौड़ा। उससे जा टकराया। शेर राजा कार्ला की एक आंख पूरी तरह ठंडी और हत्यारी थी। उसके पैरों में एवोल्यूशन हुआ था। उसके पंजे और लंबे और तेज हो गए थे। मैं बिल्कुल नहीं डरा। अपने नुकीले पंजे बढ़ाकर शेर राजा कार्ला पर एक जोरदार वार किया। उसके चेहरे पर गहरी खरोंच लगा दी। शेर राजा कार्ला मेरी गर्दन काटना चाहता था, लेकिन काट नहीं पाया। इसके बजाय मेरे बाएं अगले पंजे से वो उछलकर दूर जा गिरा। ये था ताकत का फर्क। भले ही शेर राजा कार्ला दिन की तुलना में 3 गुना ज्यादा ताकतवर था, लेकिन पहले ही एवोल्यूशन कर चुके मेरे सामने वो बिल्कुल नालायक था। मैं तेजी से शेर राजा कार्ला की ओर बढ़ा। उसकी जान लेने का इरादा था, लेकिन अचानक शेर राजा कार्ला ने दहाड़ मारी और फिर तेजी से पीछे की ओर हट गया। मैं पीछा करने ही वाला था कि देखा शेरों का झुंड चारों तरफ से आ घेरा और कुछ शेर पेट्रोल व्हीकल पर हमला कर रहे थे। शीशे तक तोड़ डाले थे। मुझे डर था कि पेट्रोल व्हीकल में बैठे दोनों लोगों को शेरों का झुंड जिंदा फाड़ खाएगा, इसलिए मैंने कार्ला का पीछा करने का विचार त्याग दिया और पेट्रोल व्हीकल की ओर दौड़ा। सीधे 2 नर शेरों को उछालकर दूर फेंका
और साथ ही कार्ला द्वारा तोड़ी गई सेफ्टी केज वाली तरफ खड़ा हो गया ताकि शेर गाड़ी के अंदर बैठे लोगों पर हमला न कर सके। गाड़ी के अंदर बैठे झांग हुआन और लिन बिन ये दृश्य देखकर इतने भावुक हो गए कि बोल नहीं पा रहे थे। अपने सामने दर्जनों शेरों को देखकर मैंने उन्हें तुच्छ समझा। जो कोई हिम्मत करके आगे बढ़ता मैं एक थप्पड़ में उड़ा देता। एक दर्जन नर शेर और 60 से अधिक मादा शेर मुझ पर गुस्से से दहाड़ रहे थे, लेकिन कोई भी मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बस चुपचाप इंतजार कर रहे थे। 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि कई बड़ी गाड़ियां में आ पहुंची। गाड़ियों की रोशनी ने शेर पार्क को उजागर कर दिया। सबसे आगे वाली पेट्रोल व्हीकल के सहचालक सीट पर लियू मिंग ने पलटी हुई पेट्रोल व्हीकल देखी। उसने एक भयानक दृश्य भी देखा। दर्जनों शेर पेट्रोल व्हीकल को घेरे हुए थे और पेट्रोल व्हीकल के एक तरफ एक चितकबरा बाघ बैठा था। बस बैठा हुआ भी 2 मीटर ऊंचा लग रहा था। एक और सिक्योरिटी गार्ड उत्तेजित होकर बोला, मुझे नहीं पता था कि मोटू इतना बुद्धिमान है। फिर पानी की टंकी वाली गाड़ी से पूरी तरह सशस्त्र लोगों का एक समूह उतरा। उन्होंने हाई प्रेशर पानी की नली शेरों के झुंड पर तान दी। हाई प्रेशर पानी की नली भले ही शेरों को मार न सके, लेकिन उसका वार बहुत जोरदार था। उसने सभी शेरों को डराकर भगा दिया। प्रमुख, हम झांग हुआन और लिन बिन को कैसे बचाए? एक युवा सिक्योरिटी गार्ड ने घूंट लेते हुए पूछा। क्योंकि मैं गाड़ी के पास ही बैठा था, उनमें से कोई भी नीचे उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लियू मिंग ये सुनकर हताशा से मुस्कुराया। हालांकि वो भी पूरी तरह सशस्त्र था, फिर भी थोड़ी कांपती हुई हाथों से उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। असल में वो जानता था इस पोशाक की तो बात ही क्या, अगर ये 10 गुना भी ज्यादा मजबूत होती तो भी मेरे एक पंजे का सामना नहीं कर सकती थी। मैं नीचे जाकर उन दोनों को दूसरी तरफ से बाहर निकालूंगा। ये कहकर लियू मिंग सीधा पेट्रोल व्हीकल से उतर गया। लेकिन तभी मैं अचानक हिला, दूर की ओर चल दिया। लियू मिंग मेरी इस हरकत से डर गया। जब तक मैं दूर नहीं चला गया तब तक उसने राहत की सांस ली। उसे लगा उसकी पीठ पसीने से भीग गई थी। लियू मिंग ने मुश्किल से गाड़ी में बैठे दोनों को बाहर निकाला, फिर जल्दी से उन्हें एम्बुलेंस में ले गया। तब जाकर उसने चैन की सांस ली। उन दोनों को बड़ी मुश्किल से बचता देख लियू मिंग ने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया। पता नहीं मोटू कहाँ चला गया। ये बात अधिकारियों को बतानी होगी और शाओलुओ को भी बता देना चाहिए, वरना ये मोटू अगर सच में भाग गया तो पता नहीं कितने लोग डर जाएंगे। पलटी गाड़ी को छोड़कर बाकी सभी गाड़ियां शेर पार्क से बाहर निकल गईं। पहाड़ी पर इंतजार कर रहा मैं तेजी से पहाड़ी से कूदा और उस जगह की ओर दौड़ा जहां से स्प्रिट स्टोन्स निकलने की संभावना थी। मेरा लौटकर आना देख शेरों का झुंड डर के मारे पीछे हट गया। मैंने उन शेरों की परवाह नहीं की जो हमला करने को उतावले हो रहे थे, बल्कि सीधे पंजे से गड्ढे में खोदने लगा। सामने पड़े पत्थर को देखकर मैंने उलझन में पूछा, ये क्या चीज है? आदरणीय मेजबान, क्या आप खजाने की पहचान के लिए 3 बार ब्लैक आयरन बॉक्स के ड्रॉ चांसेस का उपयोग करना चाहेंगे? ये सुनकर मैं मानो खून थूकने लगा। इसलिए मैंने पहचान न करने का फैसला किया और इस पत्थर को स्टोरेज में रख लिया। लेकिन सिस्टम ने मुझे बताया कि इस पत्थर को स्टोरेज में रखने के लिए 5 बार ब्लैक आयरन बॉक्स के ड्रॉ चांसेस की खपत होगी। ये सुनकर मुझे खून की उल्टी आ गई। मैंने सोचा इस पत्थर को खुद ही बाग पार्क ले जाऊं। हालांकि ये पत्थर करीब 50 किलो का था, लेकिन मुझे उठाने में कोई मुश्किल नहीं हुई। शेरों का झुंड ये देखकर कि मैं खजाना ले जा रहा हूँ एक एक करके गुस्से से देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे। प्रमुख लियू, आप क्या कह रहे हैं? कल रात मोटू शेर पार्क में घुस गया और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को बचा लिया। लुओ एनकी को बहुत आश्चर्य हुआ। वो अभी अभी सोकर उठा था। उसने अभी बाल भी नहीं संवारे थे, मेकअप भी नहीं किया था। तभी उसे लियू मिंग का फोन आया कि मैंने कल रात 2 लोगों को बचाया, जिससे उसे ये बहुत अविश्वसनीय लगा। जब उसे पता चला कि शेर राजा कार्ला की प्रतिशोध की भावना बहुत तीव्र है, तो लुओ एनकी को तुरंत मेरी सुरक्षा की चिंता होने लगी। फोन के दूसरे छोर पर लियू मिंग हताशा से मुस्कुराया। शाओलुओ, मोटू को कुछ नहीं होगा। वो शेर राजा कार्ला मोटू के सामने बिल्कुल नहीं टिकता। तुम बस सावधान रहना। तुम लोग परिवार से हो, उन खास घटनाओं के बारे में भी तुम्हें कुछ पता होगा ना? लू एनकी ने सुनकर सिर हिलाया। वो लू परिवार से था, इसलिए उसे पता था कि पिछले 2 महीनों से कुछ खास घटनाएं हो रही हैं। दुनिया में एक खास तरह की गैस आई है। विशेषज्ञों ने इस पर रिसर्च कर लिया है और इसे स्पिरिचुअल एनर्जी नाम दिया है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी जानवरों को इवॉल्व कर सकती है। 20 मीटर लंबे अजगर, बिजली की तरह तेज भेड़िए, 7-8 मीटर पंख फैलाने वाली गरुड़, यहाँ तक कि समुद्र की गहराइयों में भयानक ऑक्टोपस दिखे हैं जिन्होंने हजारों टन के मालवाहक जहाज को पलट दिया। ऐसी अजीबोगरीब चीजें सामने आ रही हैं और दुनिया पर राज करने वाले इंसानों में भी इवॉल्वर्स दिखे हैं, लेकिन बहुत कम, और उनकी क्षमताएं बेहद अस्थिर हैं। लगता है जबरदस्ती एवोल्यूशन करवाया गया है। नहीं, मुझे मोटू से मिलना है। अगर मोटू घायल हो गया तो बुरा होगा। फोन रखकर लुओ एनकी नहाने लगा और सामान पैक करने लगा। तभी उसके घर की घंटी बजी। लुओ एनकी ने देखा आने वाला जियांग युतोंग था, तो उसने जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक सफेद कैजुअल पहने महिला खड़ी थी। महिला 22-23 साल की थी। उसकी त्वचा जेड की तरह सफेद और कोमल थी। कद भी बहुत लंबा था, बिल्कुल परफेक्ट थी। महिला के पैरों में एक बहुत बड़ा समोयेड कुत्ता भी था। पूरे शरीर के बाल बर्फ की तरह सफेद थे। उसे कुत्तों का राजा कहा जा सकता था। अपनी अच्छी सहेली की शानदार फिगर देखकर लुओ एनकी थोड़ी जलन महसूस कर रही थी। हालांकि वो भी बहुत सुंदर थी, लेकिन फिगर में अपनी इस सहेली से बहुत पीछे थी। जियांग युतोंग इस बार उसके साथ चिड़ियाघर जाना चाहती थी। ऐसा लगता है आप संस्था से हैं। लुओ एनकी ने मन ही मन इन दोनों की पहचान ली थी। कल उसके पिता ने उसे फोन किया था, फिर भी उसे एक बार पुष्टि कर लेनी चाहिए। नमस्ते लुओ युवती, मेरा नाम ली हुई है। हम आपके साथ किंगशन वन्यजीव पार्क जाना चाहते हैं। ये रहे हमारे ID कार्ड्स। ये कहकर ली हुई ने बैग से ID कार्ड्स निकाला। लुओ एनकी ने देखा स्पेशल केसेस मैनेजमेंट ऑफिस लिखा था। यही वो जगह थी जिसके बारे में उसके पिता ने कल उसे बताया था कि आज कोई
कोई उससे मिलने आएगा। लू एनकी ने आईडी कार्ड्स देखने के बाद पूछा, आप लोग वन्यजीव पार्क जा रहे हैं क्या? मोटू से मिलने जा रहे हैं? घर के अंदर जियांग युतोंग भी कान लगाकर सुन रही थी। हाँ, ली हुई मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लू एनकी ने ये सुनकर घबरा कर पूछा, आप लोग मोटू के साथ क्या करने वाले हैं? वो डर गई थी कि स्पेशल केसेस मैनेजमेंट ऑफिस वाले मुझे ले जाएंगे। उसके दिल में मैं उसका अपना था, उसने मुझे छोटे से पाला था, वो किसी को भी मुझे ले जाने नहीं देगी। ली हुई सुनकर तुरंत हंसते हुए बोले, लो युवती, आप चिंता न करें, हम कुछ नहीं करेंगे, बस मोटू को देखने जा रहे हैं। ये बात सुनकर लू एनकी को थोड़ी राहत मिली। उसने सिर हिलाते हुए कहा, तो चलिए, लेकिन मुझे पहले कुछ गोमांस खरीदना है। थोड़ी देर में दो गाड़ियां किंगशन वन्यजीव पार्क की ओर चल पड़ी। 1 घंटे बाद लू एनकी ने 500 किलो गोमांस खरीदा और जियांग युतोंग तथा स्पेशल केसेस मैनेजमेंट ऑफिस के 2 लोगों के साथ किंगशन वन्यजीव पार्क के बाघ पार्क में प्रवेश किया। लू एनकी ने जोर से मेरा नाम पुकारा। मेरी कोई प्रतिक्रिया न देखकर वो घबरा गया, लेकिन जल्द ही देखा कि जंगल से एक चितकबरा बाघ निकल कर आया। उसकी अद्वितीय शक्ति का एहसास हो रहा था। लू एनकी ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसे डर था कि मैं चिड़ियाघर से भाग जाऊंगा, फिर किसी खतरे में पड़ जाऊंगा। लू एनकी मेरे सामने आया और मेरा कान पकड़कर पूछने लगा, मोटू तुम कहां से आए? मैं उसे बताना चाहता था कि हम अंदर एवोल्यूशन कर रहे थे, लेकिन मुझसे सिर्फ ओ ऊ की आवाज निकली। गाड़ी में बैठी जियांग युतोंग ने देखा कि उसकी अच्छी सहेली मुझे इस 3 मीटर से अधिक लंबे बाघ के कान पकड़ रही है। वो हैरान रह गई, सोचने लगी ये सहेली कितनी बहादुर है। दूसरी गाड़ी में स्पेशल केसेस मैनेजमेंट ऑफिस के 2 कर्मचारी ली हुई और जूझे चेहरे पर गंभीरता लिए थे। उन्होंने टैबलेट कंप्यूटर जैसा एक डिवाइस निकाला जिस पर एक बहुत चमकीला लाल बिंदु दिख रहा था। उसके आसपास कुछ हल्के लाल बिंदु भी थे। हर लाल बिंदु पर एक संख्या अंकित थी। उन्होंने ये डिवाइस मुझसे कुछ दूरी पर किया तो देखा सबसे चमकीले लाल बिंदु पर संख्या 10 से सीधे 100 पर चढ़ गई और अंत में 165 पर जाकर रुकी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो भूत देख लिया हो। ये वैज्ञानिक रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में बनाया गया स्पिरिचुअल एनर्जी मापक यंत्र था, जो किसी व्यक्ति के शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी की मात्रा माप सकता है। हालांकि ये पहली पीढ़ी का प्रोडक्ट है, माप में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन लगभग सही होता है। लू एनकी में मात्र 0.2 अंक थे। जैसे जैसे वो लोग धीरे धीरे मेरे करीब आते गए, वहां का आंकड़ा 212 पर स्थिर हो गया। इससे वो निश्चित रूप से कह सकते थे कि मैं निश्चित रूप से इवॉल्व हो चुका था और उनके आंकड़ों में जमीन पर चलने वाले जानवरों में मैं 10वें स्थान पर आ सकता था। हालांकि उन्होंने पहले जिन जानवरों को मापा था उनमें स्पिरिचुअल एनर्जी का मान बहुत अधिक था, लेकिन वो सभी बहुत उग्र थे। अक्सर इंसानों पर हमला करते थे, कुछ तो सीधे काट कर खा जाते थे। सिर्फ मैं, ये विशालकाय बाघ, सबसे शांत था। तभी गाड़ी से एक सफेद कुत्ता उतरा। अभी अभी वो भौं भौं कर रहा था, लेकिन मुझे देखते ही उसकी आवाज हूं हूं में बदल गई। मुझे नहीं पता था कि यहाँ सामोएड भी आया है, ये तो अच्छा खिलौना है, इसलिए मैं सीधा उसकी तरफ बढ़ा। मेरे चलने से जियांग युतोंग डर के मारे गाड़ी में वापस बैठ गई और डर कर चिल्लाई, एनकी बचाओ, मेरा सफेद कुत्ता मर जाएगा। लू एनकी ये सुनकर जोर से हंस पड़ा। देखो ना, वो बस उसके साथ खेलना चाहता है। जियांग युतोंग ने अपना सीना पकड़कर खिड़की से बाहर देखा तो सचमुच देखा कि मैं उसके सफेद कुत्ते के साथ खेल रहा था, लेकिन दृश्य बहुत सुंदर था। सफेद कुत्ता वहीं कांपता हुआ पड़ा था, एकदम हिल नहीं रहा था। फिर लू एनकी ने अभी अभी खरीदा हुआ गोमांस सब मेरे सामने रख दिया। मैंने एक बार में 50 किलो खा लिया। पता नहीं मेरे केयर टेकर के पास अभी भी गोमांस खरीदने के पैसे बचे हैं या नहीं। मेरे आसपास मेरे 2 साथी भी थे, तुआनजी और युआनजी। वो भी गोमांस बड़े बड़े टुकड़ों में खा रहे थे। तभी सुरक्षा प्रमुख लियू मिंग एक तराजू लेकर आया। लू एनकी ने खुश होकर धन्यवाद कहा और साथ ही लाइव रूम में कहा, प्यारे दोस्तों, आज हम मोटू का वजन मापेंगे। ये बात कहते ही लाइव कमेंट्स में अटकलें लगने लगी। किसी ने कहा मैं लगभग 300 किलो का हूँ, लेकिन तुरंत किसी ने उसका खंडन किया। शेर राजा कार्ला भी 300 किलो का नहीं है। कार्ला को कौन पूछता है, मेरा मोटू सबसे ताकतवर है। लू एनकी थोड़ा निराश था। जब भी वो लाइव स्ट्रीम खोलता, 2 गुटों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता। एक कहता शेर ताकतवर है, दूसरा कहता बाघ ताकतवर है, और वो जीत हार तय करने पर अड़े रहते। सब ध्यान दें, देखते हैं मोटू और दूसरे बाघों का वजन कितना है। लू एनकी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर तुआनजी को तराजू पर चढ़ने का इशारा किया। तुआनजी ने मुझे उलझन में देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने तुरंत उसे थपथपाया। मैं भी देखना चाहता था कि तुआनजी का वजन कितना है। आखिर कल रात तुआनजी ने काफी स्पिरिचुअल एनर्जी सोख ली थी। उस 100 किलो के पत्थर की एक परत भी उसने उतार दी थी। तुआनजी मेरा मतलब समझ गया और तराजू पर चढ़ गया। ये देखकर कि मैं तुआनजी को तराजू पर चढ़ने का निर्देश दे सकता हूँ, लाइव कमेंट्स में फिर से हलचल मच गई। लू एनकी ने तराजू पर लिखा वजन देखा, हैरान रह गया, लेकिन उसने व्यूअर्स को उत्सुकता में नहीं रखा, सीधा जवाब दे दिया, तुआनजी 293 किलो। व्यूअर्स ने यह सुनकर मेरे वजन के बारे में और भी उत्सुकता दिखाई। उन्होंने लू एनकी से मेरा वजन मापने का आग्रह किया, लेकिन लू एनकी ने पहले युआनजी को पकड़कर तराजू पर चढ़ाया। 299 किलो, तुआनजी से थोड़ा अधिक, और मैंने बिना लू एनकी के इशारे के खुद ही सीधा तराजू पर चढ़ गया। लू एनकी ने यह देखकर उपकरण एडजस्ट करना शुरू किया और कैमरे का फोकस तराजू पर कर दिया ताकि व्यूअर सीधा मेरा वजन देख सकें। 325 किलो, 335 किलो, 350 किलो। अंत में मेरा वजन 392.5 किलो पर स्थिर हो गया। मौजूद लोगों ने ठंडी सांस ली। लाइव रूम में तुरंत हलचल मच गई। सभी ने अविश्वास जताया। स्पेशल केसेस मैनेजमेंट ऑफिस के लिए हुई और जूझे ने भी मेरी सारी जानकारियां तुरंत रिपोर्ट कर दी। मोटू
किंगशान वन्य जीव पार्क का बाघ, 2 साल का, वजन 392.5 किलो, स्पिरिचुअल एनर्जी मान 212 अंक, लोगों के प्रति मैत्रीपूर्ण, फिलहाल कोई खतरा नहीं। मेरी जानकारी रिपोर्ट करने के बाद दोनों ने सावधानी से मुझसे कांटेक्ट करना शुरू किया। लू एनकी ने मेरा कान खींचते हुए हैरानी से पूछा, मोटू तुम इतना कैसे बदल गए? हालांकि बहुत से लोग जानते थे कि आसमान में स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई है और फोरम्स पर कई अजीबोगरीब जानवरों की चर्चा थी, लेकिन जब तक सरकार इवोल्यूशन की ऑफिशियल घोषणा नहीं करती वो लाइव स्ट्रीम में कुछ नहीं कह सकता था। जैसे ही मैं अपने वजन पर गर्व कर रहा था, वो सफेद कुत्ता अचानक एक तरफ के जंगल की ओर भागा। झांग युतोंग ने ये देखकर डर कर जोर से चिल्लाई। अपने प्यारे कुत्ते की चिंता में वो भी जंगल की ओर दौड़ गई। झांग युतोंग का ये दौड़ना देख लू एनकी भी डर गया। वहां तो अभी भी 29 बाघ थे। वो मेरे जैसे मित्रवत नहीं थे, इसलिए वो भी तुरंत पीछे दौड़ा। मुझे भी उनके पीछे दौड़ना पड़ा। मन ही मन सोच रहा था, ये मूर्ख इंसान एक कुत्ते के लिए बिना खतरे के भाग रहे हैं, सच में बाघों को परेशानी दे रहे हैं। इस तरह 4 इंसान और 3 बाघ उस सफेद कुत्ते के पीछे पीछे भागे। मेरी नजर बहुत तेज थी। मैंने साफ देखा कि सफेद कुत्ता सीधा बाघों के झुंड के विश्राम स्थल की ओर भागा। पता नहीं उसे इतनी हिम्मत किसने दी। हम 3 बाघ सबसे आगे थे। हमने देखा कि सफेद कुत्ता बाघों के झुंड के सामने भौं भौं कर रहा था और उसकी नजरें उस पत्थर पर लगी थीं। मुंह से पानी टपक रहा था। ये देखकर मैं थोड़ा चौंका। कुत्ते की नाक सच में तेज होती है। स्प्रिट स्टोन को भी सूंघ लिया। इसी समय बाकी 4 लोग भी जल्दी से पहुंच गए। उन्होंने देखा कि 20 से अधिक बाघ चुपचाप पत्थर के पास पड़े हैं। ली हुई हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि यहाँ स्प्रिट स्टोन होगा। उनके स्पेशल केसेस मैनेजमेंट ऑफिस को भी स्प्रिट स्टोन मिला था, लेकिन सिर्फ मुट्ठी भर के आकार का, जबकि सामने ये स्प्रिट स्टोन कम से कम 50 किलो का था। इसलिए वो थोड़ी शर्माते हुए धीमी आवाज में लुओ एनकी से पूछा, लुओ युवती, क्या आप मोटू से कह सकती हैं कि वो पत्थर हमें दे दें? ऊपर वालों को इस पत्थर की बहुत जरूरत है। लुओ एनकी ने ली हुई की तरफ देखा। वो असल में ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये ली हुई ऊपर से भेजा गया था। चूंकि ऊपर वालों को ये पत्थर चाहिए, वो अपनी तरफ से कोशिश कर सकती थी। मोटू, क्या तुम वो पत्थर मुझे दे सकते हो? लुओ एनकी मेरे कान के पास आकर धीरे से बोली और हाथों से इशारा किया कि मैं वो पत्थर उसे ला कर दूं। मैंने केयरटेकर की बात सुनी और अचानक अपना पंजा फैला दिया। लुओ एनकी समझ नहीं पाई। बेवकूफ, गोमांस चाहिए। मैंने नाराजगी से ओ किया। मजबूरन मुझे अपनी बुद्धि का परिचय देना पड़ा। गोमांस? तुम्हें गोमांस चाहिए? अच्छा, मैं कल तुम्हें भरपेट खिलाऊंगी। लुओ एनकी ने वादा किया, लेकिन मैं नहीं हिला। फिर से पंजे से इशारा किया। लुओ एनकी ने मुझे बचपन से पाला था। वो मेरे स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थी। कम लग रहा है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कई दिनों का राशन दूंगी। ये सुनकर मैं संतुष्ट होकर सिर हिलाया, फिर लहराते हुए स्प्रिट स्टोन की ओर बढ़ा। ये स्प्रिट स्टोन मैंने कल शेर पार्क से खोदा था। मुझे लगा वहां और भी स्प्रिट स्टोन होंगे, बस पता नहीं बाघ पार्क में भी स्प्रिट स्टोन है या नहीं। अगर होता तो अच्छा होता। 4 लोग और 6 सिक्योरिटी गार्ड्स। ये देखकर कि मैं 29 बड़े बाघों के बीच से विशाल पत्थर बाहर निकाल लाया और 29 बाघों ने जरा सी भी हरकत नहीं की, वो मेरी ताकत पर हैरान रह गए। ली हुई और जूझे बहुत उत्साहित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी उपलब्धि मिल जाएगी। दोनों ने तुरंत लुओ एनकी का शुक्रिया अदा किया और हमारे 15 दिन के खाने का वादा किया। जल्द ही वो 50 किलो का स्प्रिट स्टोन ली हुई ने गाड़ी में रख लिया और जूझे के साथ सीधा चिड़ियाघर से चले गए। एक लाइव स्ट्रीम ने मुझे फिर से ट्रू फैंस का एक समूह दिला दिया। 125 बार ब्लैक आयरन बॉक्स निकालने के चांसेस देखकर मुझे लगा मेरा बाघ जीवन चरम पर पहुंच गया है और मेरे पास 8 किलो स्पिरिट स्टोन्स अभी भी जमा था, जो टुआनजी और युआनजी के इवोल्यूशन के लिए काफी था। मैंने फैसला किया कि रात होने पर दोनों साथियों को इवॉल्व करूंगा, उन्हें इवॉल्व्ड जानवर बनाऊंगा। जहां तक केयरटेकर की बात है, मुझे नहीं पता कि उसे कैसे इवॉल्व करूं। इंसानों को शायद किसी प्रकार की श्वास विधि से स्पिरिचुअल एनर्जी सोखनी चाहिए। पता नहीं केयरटेकर के पास वो है या नहीं। दिन में मैंने साफ सुना था, ली हुई और जूझे का स्पिरिचुअल एनर्जी मान 4 और 5 अंक था, जबकि केयरटेकर का सिर्फ 0.2 अंक था। साफ तौर पर वो निकम्मा था। ये सोचकर मुझे लगा उसकी मदद करना बहुत जरूरी है। हालांकि दवाइयां तो मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन वाइल्ड बोअर फ्रूट तो केयरटेकर को खिला सकता हूँ। राजमार्ग पर ली हुई और जूझ है 50 किलो के स्पिरिट स्टोन को लेकर राजधानी की ओर तेजी से जा रहे थे। ये स्पिरिट स्टोन उनके स्पेशल केसेस मैनेजमेंट ऑफिस द्वारा अब तक खोजा गया सबसे बड़ा स्पिरिट स्टोन था। भविष्य में और भी बड़े होंगे, लेकिन इस युग में पहल करना मायने रखता है। एक कदम आगे बढ़ो तो हर कदम आगे बढ़ो। हालांकि देश बहुत ताकतवर था, लेकिन अभी भी कई दुश्मन थे जो उस पर नजर गड़ाए थे। वो हर तरह से देश का विनाश चाहते थे। अगर इस परिवर्तन में वो दुश्मन देश से आगे निकल गए तो देश मुश्किल में पड़ जाएगा। वो दोनों स्पेशल केसेस मैनेजमेंट ऑफिस के सदस्य होने के नाते इस विशाल स्पिरिट स्टोन को जल्द से जल्द रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचाना चाहते थे, ताकि विशेषज्ञ इस पर रिसर्च कर सकें। लेकिन तभी एक विशाल दहाड़ मैदान में गूंजी। उसके बाद एक भयानक सुनहरा शेर मैदान में प्रकट हुआ। राजमार्ग की ओर दौड़ा। सहचालक सीट पर बैठा ली हुई जोर से चौंक गया। उसने खिड़की से बाहर देखा और एक पल में भयभीत हो गया। उसने देखा कि एक आंख वाला नर शेर उनकी ओर तेजी से दौड़ रहा था।
उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। दोनों के बीच की दूरी लगातार कम हो रही थी। एक आंख वाला शेर राजा कार्ला जैसे ही दिखा, कुछ कार मालिक डर के मारे दूसरी गाड़ियों से टकरा गए। मैदान में दौड़ रहा एक आंख वाला शेर राजा कार्ला एक ही छलांग में राजमार्ग पर चढ़ गया। फिर धीमा होकर तेजी से आती छोटी गाड़ी के सामने आकर रुक गया। जूझे ने यह देखकर एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया और शेर राजा कार्ला की ओर दौड़ा दिया। अगर यह आम शेर होता तो उसे पूरा भरोसा था कि वो उसे टक्कर मारकर मार डालेगा, लेकिन शेर राजा कार्ला के सामने उसे कोई भरोसा नहीं था। कार्ला एक आंख से तेजी से आती छोटी गाड़ी को देख रहा था। उसे जरा भी डर नहीं था, बल्कि सीधा सामने से छोटी गाड़ी की ओर दौड़ा। दोनों टकरा गए। शेर राजा कार्ला टक्कर लगने से कई चक्कर खाकर गिर गया, जबकि छोटी गाड़ी की हालत बहुत खराब थी। वो सीधा हवा में उछलकर आगे की ओर लुढ़कने लगी। छोटी गाड़ी की सारी खिड़कियां टूट गईं और स्पिरिट स्टोन गाड़ी के पिछले हिस्से से बाहर गिर गया। शेर राजा कार्ला ने स्पिरिट स्टोन देखकर उत्साह से जोर से दहाड़ा और सबकी नजरों से ओझल हो गया। बहुत से लोगों ने यह दृश्य देखा। उनके दिल में गहरा सदमा था। ये उनकी कल्पना से परे था। एक शेर राजमार्ग पर आकर तेज गति से आती छोटी गाड़ी को टक्कर मारता है और छोटी गाड़ी से एक पत्थर चुरा कर ले जाता है। सच में बहुत अजीब था। एक कार मालिक ने तुरंत पुलिस को फोन किया। सुनिए, सिक्योरिटी ब्यूरो, जियांगचेंग राजमार्ग पर एक शेर ने डकैती की, एक पत्थर चुरा लिया। गाड़ी में बैठे लोगों की हालत अज्ञात है। फोन उठाने वाले कर्मचारी को पहले तो समझ नहीं आया। जब तक उसने सुना कि वो एक आंख वाला शेर है और उसका आकार बहुत बड़ा है, तब उसने तुरंत आदेश जारी किए। वो एक आउटडोर ब्लॉगर था। उसने अभी अभी शेर द्वारा लूटपाट की घटना देखी थी। उसकी ड्राइविंग रिकॉर्डर ने इसे रिकॉर्ड कर लिया था। जब तक शेर गया तब तक उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर हुआंग शिहान ने तुरंत वीडियो एडिट करके चीन के सबसे बड़े वीडियो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। शेर ने राजमार्ग पर लूटपाट क्यों की? आखिर ये मानवता का विरूपण है या नैतिकता का पतन? जल्द ही उसे बहुत सारी कमेंट्स मिली। कुछ लोगों ने कार्ला को पहचान भी लिया। इस समय सिक्योरिटी ब्यूरो की गाड़ी भी आ गई। वो पहले पलटी हुई गाड़ी के पास आए। गाड़ी में बैठे दो लोग पूरे शरीर में खून से लथपथ थे। उनकी सांसें बहुत धीमी थीं। सिक्योरिटी ब्यूरो के लोगों ने दोनों को गाड़ी से बाहर निकाला। उनके आईडी कार्ड्स मिले। खोलते ही उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। मुसीबत बड़ी हो गई। सिक्योरिटी ब्यूरो की एक टीम के कैप्टन ने तुरंत ब्यूरो चीफ को फोन लगाकर सूचना दी और डॉक्टरों ने भी पूरी कोशिश से ली हुई और जूझे का इलाज शुरू कर दिया। इसी समय राजधानी के स्पेशल केसेस मैनेजमेंट ऑफिस में एक राष्ट्रीय मुद्रा वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति झेंग लोंग ने जियांगचेंग से आया फोन सुना। असल में फोन की जरूरत भी नहीं थी। वो पहले से ही घटना के बारे में जान चुका था। सकमा टीकोडिकरी इंटरनेट पर हुई खास घटनाओं की सूचना पहले ही उसके कंप्यूटर पर भेज दी गई थी। उन दोनों की जान बचाने का पूरा प्रयास करो और साथ ही शेर राजा कार्ला का पीछा करो। एक बार मिले तो तुरंत मार डालो। झेंग लोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए आदेश दिया। उस पर इस समय बहुत दबाव था। ऐसी ही हिंसक घटनाएं और भी बहुत थीं। रात हो गई। मैंने 8 किलो स्पिरिट स्टोन्स निकाला, तुआंजी और युआंजी में बांट दिया। जैसे जैसे वो लगातार स्पिरिट स्टोन्स की स्पिरिचुअल एनर्जी सोख रहे थे, उनसे निकलने वाली शक्ति की लहर तेज होती जा रही थी। जैसे ही मैं आंखें बंद करके आराम कर रहा था, अचानक मुझे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। ही सी की। लगता था पड़ोस के शेर पार्क से आ रही थी। पता नहीं ये शेर क्या कर रहे थे। मैंने ध्यान न देने का फैसला किया। इतना समय हो तो आराम ही करो। इस समय शेर पार्क में शेर राजा कार्ला फिर से आ गया था। हालांकि इस बार वो खुलेआम नहीं आया था, बल्कि चुपके से तार की बाड़ में बड़ा सा छेद कर दिया था। सभी शेर उसके इशारे पर शेर पार्क से बाहर निकल गए। वो शेर राजा कार्ला के नेतृत्व में जानबूझकर सीसीटीवी कैमरा से बचते हुए निकले। सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ पता नहीं चला। जब आखिरी शेर पार्क से बाहर निकल गया तो शेर राजा कार्ला ने बाघ पार्क की ओर देखा। उसकी एक आंख में घृणा थी, लेकिन फिर भी वो आने की हिम्मत नहीं जुटा सका, बल्कि शेरों के झुंड को लेकर चुपके से चला गया। सुबह सुबह जियांगनान प्रांत सिक्योरिटी ब्यूरो में बैठक शुरू हुई। जैसे ही लोग कल की घटना से निपटने की योजना बना रहे थे, ब्यूरो चीफ तियान फेंक को सूचना मिली। शेर सब गायब हो गए। उसने तुरंत आदेश दिया। 3 पुलिस कार्स में पूरी तरह सशस्त्र 1 दर्जन लोगों को लेकर वो किंगशान वन्य जीव पार्क की ओर चल पड़ा। लुओ एनकी के घर दोनों खूबसूरत महिलाएं गंभीरता से एसएमएस और खबरें देख रही थीं। शेर राजा कार्ला द्वारा स्पिरिट स्टोन लूटने की घटना जानने के बाद लुओ एनकी के मन में चिंता बढ़ गई। उसने तुरंत फोन करके चिड़ियाघर के निदेशक से मेरी हालत पूछी। ये जानकर कि मैं ठीक हूँ, लुओ एनकी का दिल थोड़ा शांत हुआ। लेकिन जब उसने सुना कि सिक्योरिटी ब्यूरो के लोग चिड़ियाघर का निरीक्षण करने आ रहे हैं, खासकर बाघों पर ध्यान देंगे, उन्हें डर था कि बाघ भी भाग गए होंगे, तो लुओ एनकी बेचैन होकर घर से बाहर भागी। जियांग युतोंग भी इंतजार नहीं कर सकती थी। दोनों एक कुत्ते के साथ गाड़ी में बैठकर किंगशान वन्य जीव पार्क की ओर चल दी। जैसे ही दोनों एक पार्क के पास से गुजरी, जियांग युतोंग अचानक भयभीत हो गई। कांपती आवाज में बोली, एनकी देखो, क्या वो शेर नहीं है? लुओ एनकी ने भी उधर देखा। ये देखते ही उसकी गाड़ी लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसने भयानक दृश्य देखा। 2 मादा शेर एक लाश को नोच रही थी। लगता था उन्होंने किसी इंसान को मार डाला था। तुम जल्दी सिक्योरिटी ब्यूरो को फोन करो। जियांग युतोंग ने सुनकर तुरंत फोन निकाला। इस समय लुओ एनकी सच में घबरा गया था। उसे लगा शेरों ने शहर में घुसपैठ कर ली है। एक ही रात में मानो इंसान अब दुनिया के मालिक नहीं रहे। क्या तुम कहती हो ल्यूक्सिंग पार्क में शेर आ गए हैं? तुम जल्दी से वहां से निकलो, हम लोगों की व्यवस्था करेंगे। जियांग युतोंग ने फोन रखा, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था। फोन से वो समझ गई
थी कि सिक्योरिटी ब्यूरो में बहुत अफरा तफरी थी, बहुत जल्दबाजी थी। एनकी, क्या हमें जियांगचेंग छोड़ देना चाहिए? जियांग युतोंग ने घबरा कर कहा। लुओ एनकी भी बहुत घबरा गया था, लेकिन फिर भी वो पहले चिड़ियाघर जाने की सोच रहा था। इसी समय मैं आलस से एक विशाल चट्टान पर लेटा हुआ था, जल्दी जल्दी आते जाते सिक्योरिटी गार्ड्स और कुछ सिक्योरिटी अधिकारियों को देख रहा था। मुझे लगा शेर पार्क में कुछ हुआ होगा, लेकिन इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे बस लेटे रहना है। करवट बदलकर मैंने पंजे से चट्टान सहलाई, आराम से गुर्राया। मेरे आसपास दो विशाल बाघ लेटे थे, युआनजी और तुआनजी। दोनों साथी सफलतापूर्वक इवॉल्व्ड हो चुके थे, एक लेवल के इवॉल्व्ड जानवर बन गए थे। जैसे ही एक छोटी गाड़ी बाघ पार्क में घुसी, लुओ एनकी सबसे पहले गाड़ी से उतरा। हम तीनों बाघों को ठीक देखकर उसने राहत की सांस ली। सिक्योरिटी ब्यूरो की पहली टीम के कैप्टन गाओ बिंग ने आगे बढ़कर लुओ एनकी को ऊपर का संदेश दिया। देखना था कि लुओ एनकी बाघ पार्क के बाघों को आदेश दे सकती है या नहीं। अगर नहीं दे सकती तो इन बाघों को घर के अंदर बंद करना होगा या यहाँ तक कि मारना भी होगा। शेरों के झुंड ने जो तबाही मचाई है, उसने कैपिटल को हिलाकर रख दिया है। शेरों जैसी स्थिति बाघों के साथ नहीं होने दी जा सकती। इस वक्त मैं एक बड़ी चट्टान पर लेटा हुआ था। जब लुओ आनकी की आवाज से सुनकर तुआनजी और युआनजी ने कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उनकी आंखों में तो खतरनाक चमक भी आ गई। इवॉल्व्ड एनिमल बनने के बाद उनकी भूख बहुत बढ़ गई थी और अब तक उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। हालांकि उनकी ये खतरनाक निगाहें लुओ आनकी पर नहीं, बल्कि उन अजनबी इंसानों पर थीं। मैंने देखते ही देखते उनके दोनों थप्पड़ जड़ दिए। ये दोनों छोटे साथी शायद ताकतवर होकर अकड़ गए थे। उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि एक बार पेट भरना और हमेशा पेट भरना, दोनों में फर्क होता है। अगर ठीक से सबक न सिखाया गया तो ये जल्दी ही मर जाएंगे। तुआनजी और युआनजी मेरा थप्पड़ खाकर तुरंत रुआं से होकर जमीन पर लेट गए। थोड़ी ही देर में लुओ आनकी मेरे पास आ गई और मेरे कानों को हल्के से खींचने लगी। उसे ये करना बहुत अच्छा लगता था, रोएंदार होने की वजह से बहुत आराम मिलता था। मैं चट्टान से उठ खड़ा हुआ, उसे तुरंत मेरा मतलब समझ में आ गया। वो अनायास ही हंस पड़ी। दूर खड़े सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोग दिल थाम कर देख रहे थे। उन्होंने अभी अभी दोनों विशाल बाघों की आंखों में खतरनाक चमक देखी थी, लेकिन मेरा थप्पड़ पड़ते ही दोनों विशाल बाघ झुक गए। ये दिखाता है कि बाघों के ग्रुप पर मेरा पूरा कंट्रोल है। लुओ आनकी ने दूर खड़े सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा और अभी अभी कही गई बातों को सोचते हुए मेरा बड़ा सा सिर सहलाया और मेरे कान में धीरे से बोली, पांगड़ा, मैं तुम पर सवार हो जाऊं, उन लोगों को दिखा दूं कि तुम बहुत जेंटल हो। यह सुनकर मैंने अपने कान खुजलाए। लुओ आनकी ने कई बार कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। मुझे कुछ हैरानी हुई, सच में कितना असमर्थ है ये कीपर, मेरी पीठ पर चढ़ना भी नहीं आता। आखिर मैं धीरे से बैठ गया, तब जाकर वो किसी तरह मेरी पीठ पर चढ़ पाई। मैंने 100 किलो के इस कीपर को पीठ पर उठाया और ऐसा लगा जैसे कुछ भी नहीं उठाया हो। कीपर की इच्छा के मुताबिक मैं सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की तरफ बढ़ा। लुओ आनकी की इस हरकत ने सबको हैरान कर दिया। इस दृश्य को देखकर उनके दिमाग में अपने आप एक वर्ड आया, ब्यूटी एंड बीस्ट। लुओ आनकी मुझ पर सवार होकर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के सामने आई और मुस्कुराते हुए बोली, टीम लीडर गांव, पांगड़ा बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। गाओ बिंग ने यह सुनकर सिर हिला दिया। इस वक्त वो बहुत रिलैक्स था। इतना बड़ा बाघ बिल्ली की तरह शांत, सच में अनबिलीवेबल था। जब सब लोग मुझे और लुओ आनकी को फोटो ले रहे थे, तभी गाओ बिंग का वॉकी टॉकी बज उठा। शेरों का राजाकारा मौसम पार्क में दिखा है और साथ में 10 से ज्यादा नर शेर भी हैं। गाओ बिंग बेहद हैरान हुआ, लेकिन उसकी रिएक्शन भी बहुत फास्ट थी। वो तुरंत हेल्प के लिए जाने लगा। हालांकि डायरेक्टर ने उसे बताया कि लुओ आनकी को मुझे कमांड करने दो और इन तगड़े बाघों को लेकर हेल्प के लिए जाओ। गाओ बिंग ने यह सुनकर सोचा कि उसके कानों ने धोखा खाया है, लेकिन चूंकि ऊपर से ऑर्डर था, इसलिए वो मानने को मजबूर हुआ। उसने तुरंत लुओ आनकी को पूरी बात बताई। लुओ आनकी ने यह सुनकर भी दिमाग खो दिया। कुछ देर ठिठकने के बाद उसने मेरा सिर सहलाते हुए कहा, पांगड़ा, तुम्हें वो शेरों का राजाकारा तो पता है ना? वो फिर से लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। हम सब मिलकर लोगों को बचाने चलते हैं। ये सुनकर मैंने फिर से एक पंजा आगे बढ़ा दिया। लुओ आनकी ये देखकर तुरंत अग्री हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, काम खत्म होते ही हम गोमांस खरीदने चलेंगे। मेरी अग्री मिलने के बाद लुओ आनकी मुझे एक बड़े कार्गो ट्रक के डिब्बे में ले गई और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की गाड़ियों के साथ तेजी से मौसम पार्क की तरफ रवाना हो गई। ये मेरी पहली बार था जब मैं हरे पर्वत वन्य जीव उद्यान से बाहर निकला था। पूरा बाग काफी एक्साइटेड था। अफसोस डिब्बा बंद था, इसलिए मुझे बाहर की दुनिया देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ा। लुओ आनकी मुझे लगातार सहला रही थी। उसे डर था कि मैं घबरा जाऊंगा। मौसम पार्क, कल ये जियांगचेंग का सबसे ज्यादा भीड़ वाला पार्क था, लेकिन आज ये नर्क बन चुका था। सोचना भी मुश्किल है, एक एक करके सिक्योरिटी गार्ड बंदूकें लेकर पार्क में दाखिल हुए, लेकिन वो गायब होकर अटैक करने वाले शेरों का शिकार हो गए। खासकर शेरों का राजाकारा, जो बेहद डेंजरस था, एक ही झपट में इंसान की गर्दन काट सकता था।
फौरन सिक्योरिटी गार्ड पार्क में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। डायरेक्टर तियान फेंक का चेहरा बेहद मलिन था, वो गुस्से से भरा हुआ था। जियांगचेंग उसके अधिकार क्षेत्र में आता था, लेकिन आज जियांगचेंग में बड़ी संख्या में लोग मारे गए, वो भी जानवरों के हाथों। यहां तक कि सिक्योरिटी गार्ड भी 10 से ज्यादा मारे गए। डायरेक्टर, वो लोग आ गए हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड ने धीमी आवाज में कहा। तियान फेंक ने फ्लाईओवर के नीचे खड़े बड़े कार्गो ट्रक को देखा। अभी अभी ऊपर से सजेशन आया था कि पांगड़ा को शेरों के राजा कारा से डील करने के लिए भेजा जाए। दोनों के बीच पहले से ही दुश्मनी थी और पांगड़ा की ताकत काफी थी। वो शेरों के राजा कारा से डील करने के लिए सबसे सूटेबल था। उसने ऊपर के सजेशन को मान लिया और गांव बिंग को कीपर और बाघों के राजा पांगड़ा को लेकर आने का ऑर्डर दिया। बड़ा कार्गो ट्रक पार्क के बाहर रुका। तियान फेंक तुरंत उसके पास गया। गांव बिंग ने देखते ही रिपोर्ट किया, डायरेक्टर, बाघों के राजा पांगड़ा को लाया गया है और कीपर लुओ आन की भी साथ हैं। तियान फेंक के ऑर्डर के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड ने धीरे से ट्रक का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही गांव बिंग तुरंत सबके सामने आ गया। उसने अभी अभी मुझे देखा था, जानता था कि मैं काफी शांत हूं। लुओ आन की भी डिब्बे में जोर से चिल्ला रही थी कि मैं धीरे चलूं। उसे डर था कि मैं डिब्बे की आदत न होने की वजह से घबरा जाऊंगा। एक इंसान और एक बाघ सबकी निगाहों के बीच डिब्बे से बाहर निकले। जब मैं पूरी तरह से सबके सामने आया तो सभी सिक्योरिटी गार्ड डर से कांप उठे। मुख्य वजह थी मेरा विशालकाय शरीर, जो शेरों के राजा कारा से भी बड़ा था। शरीर अकेले ही करीब 4 मीटर का था, अगर पूंछ मिला दी जाए तो 5 मीटर का था। वो विशाल सिर गोल मटोल था, जो कुछ अजीब सा हर्षित भी लग रहा था, लेकिन करीब से देखने पर सबके दिल पर जैसे कोई पत्थर रख दिया गया हो। लुओ आनकी ने देखा कि बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड कांप रहे हैं, तो उसने तुरंत उनसे कहा, डरिए मत, पांगड़ा बहुत शांत है, अगर भरोसा ना हो तो हाथ लगाकर देख लो। ये सुनकर सभी सिक्योरिटी गार्ड अनायास ही आंखें घुमाने लगे। सोचने लगे, तुम कहती हो ये विशालकाय शांत है, हमें अंधा समझती हो क्या? वो तेज दांत और पंजे, कौन हाथ लगाने की हिम्मत करेगा? ये तो मौत को बुलावा देना है। तियान फेंक भी दिल ही दिल में घबरा गया था, लेकिन आखिर वो बड़े सीन देख चुका था। उसकी मेंटल स्टेट बहुत अच्छी थी। लुओ आन की, मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम बाघों के राजा को शेरों के राजा कारा को रोकने का ऑर्डर दो। हम पहले बाकी शेरों का सफाया करेंगे। लुओ आनकी के मन में डर था। डायरेक्टर तियान ने कहा था कि शेर लोगों को खा रहे हैं, वो जरूर इंसानों को ही खा रहे होंगे। पांगड़ा, तुम जाकर शेरों के राजा कारा को रोको, ये लोग बाकी शेरों से निपटेंगे। लुओ आनकी ने मुझे इशारा करके समझाया और मैंने शेरों के राजा कारा का नाम सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो गया। मैंने डिब्बे में कीपर से सुना था कि शेरों के राजा कारा ने बहुत सारे लोगों को खाया है और मेरी वो चीज भी छीन ली थी। सच में मौत के मुंह में जाने जैसा था। मैंने जोर से दहाड़ लगाई, मतलब साफ था कि मैं अकेले ही अंदर जाऊंगा, नहीं तो इतने सारे लोग अंदर गए तो शायद मुझे ही उनकी प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी। लुओ आनकी ये देखकर थोड़ी शर्मिंदा हुई। उसे नहीं लगा था कि मैं सिक्योरिटी गार्डों को तुच्छ समझूंगा। डायरेक्टर तियान फेंक ने हैरानी से पूछा, लुओ आनकी, बाघों के राजा का क्या मतलब है? लुओ आनकी ने समझाया, वो कह रहा है कि वो अकेला ही काफी है, किसी और की जरूरत नहीं है। अकेला वो कैसे होगा? शेरों के राजा कारा के अलावा 20 से ज्यादा नर शेर हैं, मादा शेर तो 40-50 हैं। वो अकेला कैसे लड़ेगा? तियान फेंक को लगा कि शायद लुओ आनकी मेरी बात ठीक से नहीं समझ पाई। उन्हें इधर उधर बकवास करते देखकर मैंने फिर से एक बार दहाड़ लगाई। इस बार तियान फेंक मेरा मतलब अच्छी तरह समझ गया, खासकर वो 2 विशाल आंखें जिनमें दुनिया को तुच्छ समझने वाला भाव था, जैसे कह रही हूं तुम सब बेकार हो। तियान फेंक को मानना पड़ा। हालांकि उन्होंने कहा कि वो दूर से सपोर्ट देंगे। लुओ आनकी को लगा कि वो स्नाइपर राइफल की बात कर रहे हैं, लेकिन तियान फेंक शर्मिंदगी से भर गया। स्नाइपर राइफलें तो थीं, लेकिन बेकार थीं। पहली बात तो पार्क में पेड़ पौधे घने थे, स्नाइपर की निगाहें लिमिटेड थीं। दूसरी बात, जब भी स्नाइपर गोली चलाता वो शेर किसी तरह भांप जाते और तुरंत बच जाते। ये बहुत डरावना था। अभी अभी उसने देखा था एक सिक्योरिटी गार्ड ने पिस्तौल से गोली चलाई। गोली एक नर शेर के शरीर पर लगी, लेकिन अंदर नहीं घुसी, बस खाल पर अटक गई और फिर उस नर शेर ने उस सिक्योरिटी गार्ड को फाड़ डाला। ऐसा लग रहा था कि ये नर शेर भी इवॉल्व होने लगे थे। उनकी खाल बहुत सख्त हो गई थी। मैंने उनकी बातें सुनी अनसुनी कर दी और सीधे पार्क में दाखिल हो गया। मुझे खून की तेज गंध आ रही थी। ये गंध मेरे अंदर के जानवर को उकसा रही थी, मुझे एग्रेसिव बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं कौन हूँ? खून की गंध से क्या भटकूंगा? जैसे ही मैं मौसम पार्क में दाखिल हुआ, मैंने जमीन पर बिखरी हुई लाशें देखी। ज्यादातर बुजुर्गों की थीं। उनके शरीर पर खरोंचों के निशान थे। सच में सोचना मुश्किल था कि आज के पीसफुल युग में जियांगन प्रांत के सबसे डेवलप्ड सिटी जियांगचेंग में एक दिन ऐसा हाल हो जाएगा। इसी वक्त मुझे लगा कि अनगिनत निगाहें मुझ पर टिकी हैं। उनमें से एक निगाह ने मुझे काफी प्रेशर महसूस कराया। शायद वो शेरों का राजा कारा ही था। इससे मुझे थोड़ी हैरानी हुई। कारा फिर से ताकतवर कैसे हो गया? इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था। मैं हर बार कारा से मिलता हूँ
हूँ तो वो थोड़ा और ताकतवर हो जाता है, लेकिन चाहे वो कितना भी ताकतवर हो जाए मेरे सामने वो बेकार ही है। मैं इसी धीमी रफ्तार से पार्क के अंदर की तरफ बढ़ता रहा। इसी दौरान लुआन की और तियान फेंक दोनों बाइनोकुलर से मुझे देख रहे थे। तियान फेंक ने मुझे इतनी अकड़ कर जाते देखा तो चिंतित होकर पूछा, बाघों के राजा को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? उसके दिमाग में बाघ हमेशा छिपकर रहते हैं और शिकार के पास से गुजरने का इंतजार करके एक ही झटके में मार देते हैं। मेरी तरह इतनी अकड़ कर जाने वाला बाघ उसने नहीं देखा था। शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, पांगड़ा बहुत ताकतवर है। जू के सिक्योरिटी हेड ने कहा था, पांगड़ा को शेरों के झुंड से कोई डर नहीं है, एक थप्पड़ में एक मक्खी मारने जैसा है। लुआन की ने अपने आप को ढांढस बंधाया। असल में वो भी बहुत डरी हुई थी, क्योंकि शेरों का राजा कारा बहुत खूंखार था। इतने सारे लोगों ने मिलकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। उल्टे उसने 10 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्डों को मार डाला, और ये सिक्योरिटी गार्ड सब बहादुरों में से बहादुर थे। तो ठीक है, उम्मीद है कि बाघों के राजा पांगड़ा इस शेरों के राजा कारा को मार डालेगा। सब लोग उम्मीद से मुझ पर अपनी निगाहें टिकाए थे। इतने में 2 नर शेर अचानक दोनों तरफ से मुंह पर झपटे, बिना किसी पूर्व सूचना के। मैं न हटा न घबराया, मेरी आंखों में सिर्फ ठंडी घातकता थी। बस एक झटके में मैंने दोनों नर शेरों का गला फाड़ दिया। ये दोनों आधे अधूरे इवॉल्व्ड शेर मेरे सामने कितनी मंजिल नीचे थे। शाबाश, सच में बाघों के राजा हैं। ध्यान फेंक ने जोर से मुक्का पत्थर के खंभे पर मारा। वो बेहद एक्साइटेड था। 10 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड मारे जाने के बाद वो मुश्किल से कुछ शेर मार पाए थे, और मैंने आते ही 2 नर शेरों की जान ले ली। ये ताकत सच में बहुत जबरदस्त थी। ये हुए इवॉल्व्ड एनिमल कितने डेंजरस होते हैं। लुआन की भी बहुत एक्साइटेड थी। उसे पता था कि वो बाघ जिसे उसने बचपन से पाला है बहुत ताकतवर है, बस थोड़ा ज्यादा खाता है। जब मैंने 2 नर शेर मारे तो पार्क के अंदर एक काना शेर की आंखों में कड़ी घातकता और बेहद जहरीली दुश्मनी थी। उसने पार्क के बाहर खड़े कुछ लोगों की तरफ देखा, उनके प्रति द्वेष था, लेकिन आखिर उसने अपनी निगाहें हटा ली, धीमी दहाड़ लगाई और पीछे की तरफ भागने लगा। इसी वक्त मैंने भी महसूस किया कि सबसे डेंजरस वो निगाहें गायब हो गई थीं और वो जंगली गंध दूर जा रही थी। उनके भागने का एहसास होते ही मैं तुरंत उस गंध के पीछे दौड़ पड़ा। जैसे टूटता हुआ उल्का पार्क के घने जंगल में मेरी परछाई बन गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन इतना खूंखार शेर मारने के लिए उन्हें बाघ की हेल्प लेनी पड़ेगी। सच में अजीब था। बाघों के राजा को क्या हो गया? तियान फेंक ने चिंतित होकर पूछा। उसे डर था कि कहीं मैं भाग न जाऊं। लुआन की भी नहीं समझ पाई कि मैं क्या करने जा रहा हूं। जैसे ही तियान फेंक और करीब से देखना चाहता था, कई शेरों की दहाड़ें उस तरफ से आने लगी। फिर 10 खूंखार शेर पार्क से बाहर निकल आए। तियान फेंक ने तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। सबसे आगे आने वाली कुछ मादा शेरें पहले गोलियों से छलनी हो गईं, लेकिन उनके पीछे आने वाले शेर आसानी से गोलियों की मौत की बौछार को पार करके सबसे आगे के सिक्योरिटी गार्डों के सामने आ गए और अपने पंजों से उनका गला फाड़ दिया। लुआन की का दिमाग खाली हो गया था। अभी अभी लाशें देखकर उसे इतना डर नहीं लगा था, लेकिन जब एक सिक्योरिटी गार्ड उसके सामने मरा तो वो सन्न रह गई। उसका दिमाग एकदम खाली हो गया। एक महिला सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे आर्मर्ड गाड़ी की तरफ भगा ले गई। तियान फेंक भी सबको गाड़ियों की तरफ पीछे हटने का ऑर्डर दे रहा था। तब दूर खड़े स्नाइपर काम आए। घने जंगल में शेरों को निशाना बनाना मुश्किल था, लेकिन अब वो मैदान में थे और सीधी रेखा में इंसानों पर अटैक कर रहे थे, तो निशाना बनाना आसान हो गया। एक के बाद एक स्नाइपर की गोलियां मौत की किरणों की तरह मादा शेरों के शरीर को छेदती जा रही थीं। कुछ मादा शेरें गोली लगने के बाद भी नहीं रुकी। वो अब भी सिक्योरिटी गार्डों पर अटैक करना चाहती थीं। नर शेर तो और भी डेंजरस थे। वो स्नाइपर की गोलियों से भी बचने लगे थे। तियान फेंक ने जोर से चिल्लाया, जल्दी गाड़ी में वापस जाओ। भले ही दूर से स्नाइपर हेल्प कर रहे थे, फिर भी 20 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड मारे गए थे। उसका दिल खून से लथपथ था। ये सब जवान लड़के थे, अभी अभी सोसाइटी में कदम रखा था और ऐसे मर गए। जरूर इन सब शेरों को खत्म करना होगा। तियान फेंक ड्राइवर की सीट पर बैठा। उसने पिस्तौल निकाली और एक मादा शेर पर 3 गोलियां चला दी, लेकिन तीनों गोलियां मादा शेर को नहीं मार पाई। गोलियां उसके दाहिने अगले पंजे में लगकर रुक गईं। मादा शेर एसयूवी के बम्पर से टकराई, जिससे बम्पर अंदर की तरफ धंस गया। गोलियां बरस रही थीं, लेकिन शेरों को मारना बहुत मुश्किल था। लुआन की और एक महिला सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी में थी। उनकी आंखों में डर था। 2 नर शेर गाड़ी पर अटैक कर रहे थे। लुआन की सच में बहुत डर गई थी। वो पहली बार ऐसी सिचुएशन में आई थी। सिक्योरिटी गार्डों और शेरों के झुंड के बीच ये जंग बस 1-2 मिनट ही चली थी कि मैं वापस आ गया। मैंने महसूस किया था कि मैं काना शेर कारा को थोड़े समय में नहीं पकड़ सकता, इसलिए वापस लौट आया। और साथ ही मुझे कीपर की भी चिंता थी। जब मैंने देखा कि शेरों का झुंड गाड़ियों के काफिले पर अटैक कर रहा है और कीपर पर भी अटैक हो रहा है और वो बहुत डेंजर में है, तो मैंने पूरी रफ्तार से उधर दौड़ लगाई। इस बार मैंने कुछ नहीं बख्शा, पूरी ताकत लगा दी। एक झटके में एक शेर मौके पर ही मर गया, बहुत आसानी से। ये देखकर 100 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड दंग रह गए। जैसे ही मैं वापस आया, शेरों का झुंड भागने लगा। वो मुझसे डरते थे, क्योंकि उनका राजा भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था, तो वो कैसे लड़ते। लेकिन मैं इन खूंखार शेरों को आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। कहने को तो इनमें से कुछ शेर पहले काफी शांत थे, लेकिन कारा के लीडरशिप में उन्होंने बर्बरतापूर्ण हत्याएं शुरू कर दी और मैंने कीपर का साथ देने का डिसाइड किया था
कीपर ने मुझे बचपन से पाला था और गोमांस खूब खिलाया था। साथ ही मुझे इंसानों का प्यार और सच्ची तारीफें चाहिए थीं ताकि मैं रिवॉर्ड पा सकूं। किसी भी पर्सपेक्टिव से यही मेरा चॉइस था। मेरी रफ्तार उन शेरों से कहीं ज्यादा थी जो अभी एक लेवल के इवॉल्व्ड एनिमल नहीं बन पाए थे, और मैंने एक एक करके उन सबको मार डाला जब तक मुझे किसी और शेर का निशान नहीं मिला। तब तक मैं रुका। तब जाकर मुझे पता चला कि मैं दसियों किलोमीटर दूर निकल आया था। चारों तरफ देखा तो मैं एक रेजिडेंशियल एरिया में था। बहुत सारे लोग डर से मुझे देख रहे थे, यहाँ तक कि कुछ टहलने आए पेट डॉग भी जमीन पर पड़े रुआं से हो रहे थे। कॉलोनी की शांति मेरे आ जाने से टूट गई थी। छतों पर बहुत सारे मोबाइल फोन दिख रहे थे, सब मुझे पागलों की तरह फिल्मा रहे थे। मैंने हिलना डुलना ठीक नहीं समझा, कहीं उन कुत्ते वालों को डर से मौत ना आ जाए। और मैं ये भी देखना चाहता था कि क्या मुझे कुछ ट्रू फैंस मिल सकते हैं, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत प्यारा हूं। लेकिन एक भी ट्रू फैन नहीं मिला। हाँ, ट्रू कॉम्प्लीमेंट्स कुछ ज्यादा ही मिल गई। देखने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। मैं अब भी नहीं हिला, बस चुपचाप कीपर के आने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच एक मासूम सी आवाज आई और फिर करीब 5 साल की एक छोटी बच्ची सीढ़ियों से निकलकर तेजी से मेरी तरफ दौड़ पड़ी। ये देखकर सब लोग डर से चिल्लाने लगे। बच्ची को जल्दी वापस जाने को कहा। झो शियाओमिंग ने मानो सुना ही नहीं, सीधे मेरे सामने आ गई और अपने छोटे से हाथ से मेरी मूंछें पकड़ ली। दर्द से मैंने दांत दिखाए। ये देखकर सब देखने वालों की नींद उड़ गई। उन्हें लगा मैं बच्ची को खा जाऊंगा, लेकिन सबको हैरानी हुई कि मैं हिला नहीं, बल्कि बच्ची को मेरी मूंछों से खेलने दिया। हालांकि सेफ्टी की दृष्टि से एक ग्रुप ने मिलकर बच्ची को पकड़ने की कोशिश की। झो शियाओमिंग ने मेरी मूंछों से खेलने के बाद मेरे पीछे आकर मेरी पूंछ पकड़ ली, जिससे मैं हैरान रह गया। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं फिर से इस छोटी बच्ची से मिलूंगा। ये तो कोइंसिडेंस ही कहा जाएगा। झो शियाओमिंग के पिता झो चांग ने भी ये देख लिया। उसका दिल मुंह को आ गया था। वो अपनी बेटी को वापस लेना चाहता था, लेकिन उसके पैर फूल गए थे। तभी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की गाड़ियां और कार्गो ट्रक आ गए। लो आनकी ने मुझे देखा, फिर मेरी पूंछ पकड़े झो शियाओमिंग को देखा और मेरी तरह ही हैरान रह गई। ये अगर कोई दूसरा बाघ होता तो शायद एक झटके में उसका छोटा सा सिर कुचल डालता। लो आनकी मेरे पीछे आई। उसने झो शियाओमिंग को उठा लिया और उसके हाथों को पकड़ लिया ताकि वो मेरी पूंछ न खींचे। झो शियाओमिंग मेरे साथ खेलने के लिए छटपटा रही थी। इस वक्त सबकी निगाहें लो आनकी पर टिकी थी। सोच रहे थे कि ये बाघ से क्यों नहीं डरती, भले ही ये बाघ उसने पाला हो। इतनी हिम्मत कैसे? लो आनकी ने झो शियाओमिंग को उसके घर पहुंचाया, फिर मेरी गर्दन के बाल पकड़कर मुझे डिब्बे में ले जाने लगी। इस बार मैं नहीं हिला, क्योंकि मुझे डिब्बे में बैठना पसंद नहीं था। मैं बाहर घूमना चाहता था, वहाँ बहुत घुटन थी। लो आनकी मुझे खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं हिला नहीं तो वो घबरा गई। पांगड़ा, तुम्हें क्या हुआ? मुझे अचानक जाते देखकर लो आनकी समझ नहीं पाई। वो मेरे साथ साथ धीरे धीरे दौड़ने लगी, लेकिन जल्द ही वो दौड़ते दौड़ते थक गई। मैंने हांफते हुए कीपर को देखा और चुपचाप बैठ गया। लो आनकी मौका देखकर मेरी पीठ पर बैठ गई और मुझ पर सवार होकर कॉलोनी के बाहर चली गई। सब लोग फिर से हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तियान फेंक भी चौंक गया। उसने तुरंत लो आनकी से पूछा, बाघों के राजा को क्या करना है? लो आनकी ने धीमी आवाज में रिक्वेस्ट की। वो डिब्बे में नहीं जाना चाहता। मैं उस पर सवार होकर वापस जाऊंगी और रास्ते में उसके लिए कुछ गोमांस खरीद लूंगी। क्या चलेगा? तियान फेंक ने यह सुनकर मजबूरी में सिर हिला दिया। वो मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मेरी दो विशाल आंखें उन्हें घूर रही थी। इस तरह लो आनकी मुझ पर सवार होकर फुटपाथ पर धीरे धीरे चलने लगी। इसने उन लोगों को भी डरा दिया जो अभी तक जियांगचेंग में हुए इस बड़े बदलाव से अनजान थे। चूंकि पुलिस की गाड़ी आगे आगे थी, इसलिए लोग बाघ से ज्यादा डरे नहीं। कुछ लोगों को कुछ पता था, कुछ को कुछ नहीं। सब ऑफिशियल रिप्लाई का इंतजार कर रहे थे। अभी अभी जो जोरदार गोलियों की आवाज आई थी, वो हर कोई पटाखे नहीं समझ रहा था। लो आनकी का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। ज्यादातर लोग उसे ही देख रहे थे, जिससे वो थोड़ी शर्मिंदा भी हुई, लेकिन साथ ही बहुत एक्साइटेड भी थी। आखिरकार बाघ पर सवार होकर सड़क पर निकलना, और वो भी 4 मीटर लंबा विशालकाय बाघ। ये रिकॉर्ड उसने बना दिया था। मैं कीपर को पीठ पर बैठाए धीरे धीरे चल रहा था। ये पहली बार था जब मैंने इस दुनिया की सड़कों को ध्यान से देखा था। पिछली दुनिया से कोई खास फर्क नहीं था। बस अच्छा ये था कि इस दुनिया का एनवायरनमेंट पिछली दुनिया से कहीं बेहतर था, और छोटे छोटे जानवर भी बहुत थे। पांगड़ा, गोमांस की दुकान सामने है, मैं तुम्हें ले चलती हूँ, पेट भर खाना खिलाऊंगी। लो आनकी मेरी गर्दन के बाल सहलाते हुए बोली। वो जानती थी कि मुझे ऐसे सहलाना बहुत अच्छा लगता है। गोमांस की दुकान सुनकर मैं बहुत खुश हो गया और तुरंत हल्की दौड़ लगा दी। मेरी इस दौड़ ने दुकानों के आसपास के लोगों की नींद उड़ा दी। आगे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के एक दल के लीडर गाओ बिंग का भी दिल धड़क रहा था। उसे सबसे ज्यादा डर था कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। उसने मेरी लड़ने की कैपेसिटी देख ली थी। नर शेरों को मैं पल भर में मार सकता था, और नर शेर बंदूक वाले सिक्योरिटी गार्डों को मार सकते थे। लेकिन अफसोस, वो चालाक शेरों का राजा कारा भाग गया था। मिस्टर ली, 50 किलो गोमांस निकालिए। लो आनकी मुझे लेकर सब्जी मंडी के बाहर रुक गई। इस वक्त सब्जी मंडी में सबके होश उड़ गए थे। वो डर से मुझे देख रहे थे। उन्हें लगा कि उनकी आंखों में धोखा हो रहा है। गोमांस की दुकान के मालिक लीली ने लो आनकी की आवाज सुनी। दुकान से बाहर निकले बिना ही खुशी से जोर से हाँ कह दी। लो आनकी उसका बड़ा कस्टमर थी। हर महीने वो उससे 10 लाख से ज्यादा का सामान खरीदती थी, जिससे उसे 20,000 का प्रॉफिट होता था। बस गोमांस की कीमत लगातार बढ़ रही थी। अब उसे हर किलो पर 5 रुपए से भी कम का प्रॉफिट होता था। वो सोच रहा था कि क्या कीमत 5 रुपए प्रति किलो बढ़ा देनी चाहिए। जब लीली 50 किलो गोमांस लेकर दुकान से बाहर निकला, तो उसने लो आनकी के बगल में एक भयानक विशालकाय बाघ देखा। वो एकदम सन्न रह गया।
उसके हाथ से गोमांस गिर गया। मैंने ये देखा तो नाराजगी से भर्राया, ये दुकानदार कितना गंदा है। गोमांस जमीन पर गिरा दिया। मैं उसकी तरफ बढ़ा। लीली मुझे आते देखकर डर से वहीं जमीन पर बैठ गया। मैंने पंजे से गिरा हुआ गोमांस उठाया, फिर माहिरी से गोमांस की दुकान के बाहर लगे नल को खोला, पंजे से गोमांस साफ किया और फिर मुंह में डालकर चबाने लगा। लुआन की पहले से जानती थी कि मुझे सफाई पसंद है, इसलिए उसे कोई हैरानी नहीं हुई। बस उसे थोड़ा अजीब लगा कि मैं नल खोलना कैसे जानता हूँ। गोमांस के दुकानदार लीली ने डरते डरते लुओ आनकी की पीठ छुपा ली। वो मुझे पीठ दिखाकर खड़ा था, जिससे उसका डर थोड़ा कम हुआ। इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड भी अंदर आ गए। वो भी ताज्जुब से देख रहे थे। गांव बिंग ने जोर से समझाया, सब घबराइए मत, ये चिड़ियाघर का बाग है, बहुत शांत है। आज कुछ काम से इसे हेल्प के लिए लाया गया था, अब ये वापस चिड़ियाघर जाएगा। ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इंसानों की प्रोटेक्ट करता है। आप लोग डरिए मत, लेकिन बहुत पास भी मत जाइएगा। असल में भले ही गांव बिंग ने कहा ना होता, कोई भी मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करता। भले ही मैं कितना भी शांत क्यों ना दिखूं, मैं एक ऐसा विशाल बाग हूं जो कभी देखा नहीं गया, और वो भी वन्य जीव उद्यान का बाग। उसमें कुछ न कुछ जंगलीपन तो होगा ही। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। गांव बिंग ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि ऊपर से इवॉल्व्ड एनिमल्स के प्रसार पर कोई रोक नहीं थी। ये एक नया युग था। अगर एक तरफा रोक लगाई जाएगी तो सिर्फ दूसरे कंट्रीज से पिछड़ जाएंगे, और रोक लगाने से पैनिक भी फैल सकता है। इसलिए बेहतर है कि इसे जैसा है वैसा ही चलने दिया जाए, ताकि देश के लोगों को भी पता चले और वो तैयार रहें। मैंने जल्दी ही 50 किलो गोमांस खत्म कर लिया। पेट लगभग भर गया था। फिर कीपर की तरफ देखा, मतलब मुझे और चाहिए। लुआनकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर ली, मुझे 500 किलो गोमांस और दीजिए, मैं चिड़ियाघर ले जाऊंगी। उसके पास अब 30 लाख रुपए से ज्यादा थे, जिसमें से कुछ उसके पिता ने दिए थे, कुछ रिवॉर्ड से मिले थे। इतने पैसे होने पर वो कंजूसी नहीं कर रही थी। वो मुझे और बाकी छोटे बाघों को अच्छे से खिलाना चाहती थी। वो ऊपर से परमिशन लेकर छोटे बाघों को बाघों के एनक्लोजर में डालने की तैयारी कर रही थी। लीली ने कुछ मुश्किल से कहा, मेरे पास सिर्फ 200 किलो से ज्यादा ही बचा है। ये सुनकर लुओ आनकी ने उसे सारा गोमांस ले जाने को कहा और उसे रोज 500 किलो गोमांस तैयार रखने को कहा। लीली बहुत खुश हुआ। इस तरह उसे रोज 25,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन उसे याद आया कि हाल ही में गोमांस के दाम बढ़ रहे थे। वो लुओ आनकी से कुछ ज्यादा पैसे मांगना चाहता था। तभी मैंने जोर से दहाड़ लगाई, जिससे वो डर के मारे वहीं बैठ गया और फटाफट मान लिया कि वो रोज 500 किलो गोमांस चिड़ियाघर पहुंचाएगा, और साथ ही दुकान का सारा कच्चा गोमांस पैक कर दिया। लुओ आनकी ने भी बेहद खुशी से उस दिन का बिल चुका दिया। फिर मैंने बड़ा सा थैला मुंह में उठाया, लुओ आनकी को पीठ पर बिठाया और हरे पर्वत वन्य जीव उद्यान की तरफ चल दिया। मेरे जाने के बाद सब्जी मंडी के सभी लोगों ने राहत की सांस ली। इस वक्त उन्हें लगा कि उनके पैर अभी भी कांप रहे थे। हालांकि अभी अभी बनाई गई वीडियो उन सब ने इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी। कल से देश ने पाबंदियां उन्हें हटा दी थी। सारे ट्रेंडिंग वीडियो इवॉल्व्ड हुए जानवरों के हो गए थे। 20 मीटर का अजगर राजा, 70-80 मीटर पंखों वाला गोल्डन गरुड़। सबसे ट्रेंडिंग था हरे पर्वत वन्य जीव उद्यान से भागा शेरों का राजा कारा। कारा ने स्पेशल गाड़ी को रोककर उसमें से एक अजीबोगरीब पत्थर छीन लिया था। कल किसी ने एक वीडियो डाला था जिसमें इवॉल्व्ड एनिमल्स की ताकत की रैंकिंग बनाई गई थी। शेरों का राजा कारा 3rd प्लेस पर था, 1st प्लेस पर गोल्डन गरुड़, 2nd पर अजगर राजा। समुद्र के जीवों की अभी कोई रैंकिंग नहीं थी। वहां तो बहुत सारे डेंजरस जीव थे जो आसानी से हजारों टन के जहाज को पलट सकते थे। उनकी ताकत बहुत जबरदस्त थी। हालांकि ये रैंकिंग टेम्परेरी थी। शायद कल ही कोई नया डेंजरस एनिमल दिख जाए, जैसे जंगली सुअरों का राजा वगैरह। वो भी बहुत डेंजरस होते हैं। इसी बीच मैं चिड़ियाघर वापस आ चुका था और सभी काले धातु के बक्से खोल लिए थे। मैंने उन्हें कांस्य के बक्सों में नहीं बदला, क्योंकि कांस्य के बक्से बहुत बेकार थे। उनमें 20% मौका खाली निकलने का था, जो बाघ के दिल को ठेस पहुंचाने वाला था। मेरे स्टोरेज में अचानक बहुत सी चीजें आ गईं, लेकिन सबसे कीमती था सफेद बाघ का खून, एनर्जी स्टोन, दवाइयां वगैरह। मैंने तुआंजी और युआंजी को देखा, जो मुझसे बस थोड़े ही छोटे थे, और सोचने लगा कि क्या बाकी 29 छोटे साथियों को भी इवॉल्व्ड एनिमल बना दूं। तुआंजी और युआंजी नर बाघ थे। उन 29 बाघों में से 18 मादा बाघ थी। मैंने सोचा कि मादा बाघों को भी इवॉल्व होना चाहिए। फिलहाल मेरे पास 65 किलो एनर्जी स्टोन थे, जिससे लगभग 6 बाघ इवॉल्व हो सकते थे। इसलिए मैंने पास की 4 मादा बाघों और 2 नर बाघों को आवाज लगाई, तुम 6 यहाँ आओ। मेरी आवाज सुनकर 6 बाघ तुरंत मेरे पास आ गए। वो मेरी बात भले न समझते हो, लेकिन मेरा मतलब समझ जाते थे। फिर मैंने हर बाघ को 10 किलो एनर्जी स्टोन दिए। 6 बाघ खुशी से दहाड़ने लगे। वो जानते थे कि ये बहुत अच्छी चीज है। लुआन की अभी अभी अंदर आई थी कि उसने देखा मैं 6 बाघों को एनर्जी स्टोन बांट रहा था, तो हैरानी से पूछा, पांगड़ा, तुम्हें ये एनर्जी स्टोन कहाँ से मिले? ये तो बहुत कीमती होते हैं। आजकल मार्केट में सबसे कीमती चीज एनर्जी स्टोन और एनर्जी फल जैसी चीजें हैं। 1 किलो लो ग्रेड एनर्जी स्टोन की कीमत 10 लाख रुपए तक पहुंच गई है। उसने अभी अभी देखा था कि मैंने 6 बाघों को बहुत सारे एनर्जी स्टोन दिए थे।
लू आनकी ने जल्दी से मेरे शरीर को टटोलना शुरू किया। वो एनर्जी स्टोन ढूंढ रही थी। मैं गुदगुदी से बचने के लिए करवट बदलने लगा और साथ ही 1 किलो का एक एनर्जी स्टोन निकालकर कीपर को दे दिया। ये एनर्जी स्टोन सबसे आसानी से मिलने वाला था, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं थी। रोज सिर्फ 13 किलो खाना होता है, मुझे तो रिवॉर्ड पाने के मौके चाहिए थे। लू आनकी ने उत्साह से मेरे पंजे से एनर्जी स्टोन लिया और फिर मुझे घूरते हुए अचानक मेरे माथे के राजा निशान पर जोर से प्यार करने लगी। पांगड़ा, तुम कितने ताकतवर हो। ये एनर्जी स्टोन कहाँ से मिले? मैं उसे तो ये नहीं बता सकता था कि ये रिवॉर्ड से मिले हैं, इसलिए मैंने शेरों के एनक्लोजर की तरफ इशारा किया। उस एनक्लोजर में एक गड्ढा था। पिछली बार मैंने उस गड्ढे से 100 किलो से ज्यादा का एनर्जी स्टोन निकाला था और वो बेकार इंसान को दे दिया था, लेकिन वो इतना नालायक था कि एक शेर ने उसे छीन लिया। हालांकि मुझे उस 100 किलो के एनर्जी स्टोन का पता है, लेकिन मैं उसे ढूंढने में आलस करता हूँ। मुझे आराम से पड़े रहना ज्यादा अच्छा लगता है। शेरों का एनक्लोजर, चलो हम फिर से देखते हैं, लू आनकी ने उत्साह से कहा। उसके पिता ने 1.5 लाख रुपए देकर 1-2 किलो एनर्जी स्टोन खरीदा था ताकि वो इवॉल्व हो सके, लेकिन फेल रहे। उसके हाथ में अभी 1 किलो का एनर्जी स्टोन था, बस पता नहीं ये लो ग्रेड है या उससे भी घटिया। जो भी हो, उसे एनर्जी स्टोन इकट्ठा करने की जरूरत थी, वो भी इवॉल्व होना चाहती थी। आज के जमाने में हर दिन बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं, अगर साथ नहीं बढ़े तो दूसरे लोग हमें पीछे छोड़ देंगे। मैंने ये सुनकर शरीर हिलाया और कीपर को पीठ पर बैठाकर शेरों के एनक्लोजर की तरफ दौड़ पड़ा। सिक्योरिटी हेड लियू मिंग ने ये देखा तो हैरानी से पूछा, छोटी लू, तुम पांगड़ा को कहाँ ले जा रही हो? लू आनकी ने सोचा, अरे नहीं, वो बहुत एक्साइटेड थी, उसे रात में जाना चाहिए था। हालांकि चुपके से जाना भी ठीक नहीं था, इसलिए उसने बहाना बनाया। मुझे लगता है कि शेरों के राजा कारा का इवॉल्व होना कुछ असामान्य लग रहा है, मैं जाकर देखना चाहती हूँ, इसलिए पांगड़ा को साथ ले जा रही हूँ। लियू मिंग ने सिर हिलाया और उसे बताया कि शेरों का एनक्लोजर बंद कर दिया गया है, ऊपर से लोग उसकी जांच कर रहे हैं। लू आनकी का दिल धक से रह गया। उसे यकीन हो गया कि वो लोग वहाँ कोई खजाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शेरों का राजा कारा उसी एनक्लोजर में इवॉल्व हुआ था। अफसोस, अब उसे मजबूरन अपना इरादा छोड़ना पड़ा। उसके हाथ में सिर्फ 1 किलो एनर्जी स्टोन था, पता नहीं इससे इंसान इवॉल्व हो पाता है या नहीं। लू आनकी हार मानने लगी थी। हालांकि मैं हार मानने वाला नहीं था। मैं जब आया था तो खाली हाथ लौटने का सवाल ही नहीं था। कीपर को पीठ पर बिठाकर मैं सीधे शेरों के एनक्लोजर की तरफ दौड़ पड़ा। पांगड़ा, तुम क्या कर रहे हो? लू आनकी को बुरा अंदेशा हुआ। मैंने शेरों के एनक्लोजर की तरफ दहाड़ लगाई और कीपर को पीठ पर बिठाए हुए वहां दौड़ पड़ा। लू आनकी हैरान रह गई, उसे मेरी खाल पकड़नी पड़ी। बाघों का एनक्लोजर और शेरों का एनक्लोजर आपस में जुड़े हुए थे। कुछ ही मिनटों में मैं कीपर को लेकर तार की बाड़ के पास पहुंच गया। मैं रुका नहीं, सीधे एक छलांग लगाकर 6 मीटर ऊंची तार की बाड़ पार कर गया। लू आनकी दिल थाम कर रह गई, लेकिन बस कुछ ही सेकंड में मैं उसे शेरों के एनक्लोजर में ले आया। हम दोनों के पीछे सिक्योरिटी हेड लियू मिंग का मुंह खुला रह गया। मेरा शेरों के एनक्लोजर में जाना उसे कोई हैरानी नहीं थी, लेकिन सीधे छलांग लगाकर जाना ये बहुत डेंजरस था। उसे लगा था कि मैं रेंग कर अंदर जाऊंगा, इतनी उछलने की कैपेसिटी किसी में नहीं है। जल्दी जल्दी जाकर देखो, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। पास के सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत ऊपर इन्फॉर्मेशन दे दी। वो सब शेरों के एनक्लोजर में अंदर नहीं जा सकते थे। इस वक्त स्पेशल केसेस ऑफिस के लोग शेरों के एनक्लोजर का इंस्पेक्शन कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक इंसान एक विशालकाय बाघ पर सवार होकर आसमान से उनके सामने उतरा। उनमें से एक तो डर के मारे बेहोश हो गया। लू आनकी भी घबराकर जोर से चिल्लाई, मुझे जल्दी रुकने दो। उन लोगों के हाथों में हथियार थे, अगर मैं आगे बढ़ता तो वो गोली चला सकते थे। मैं तो नहीं डरता, लेकिन कीपर को नुकसान नहीं होने देना था। अच्छी बात यह रही कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर त्यान फेंग अंदर ही थे। वो तुरंत आगे आए। छोटी लू, तुम पांगड़ा को लेकर अंदर कैसे आ गई? लू आनकी रोने को हो गई। डायरेक्टर त्यान, मैं पांगड़ा को नहीं लाई, पांगड़ा मुझे लेकर आया। लू आनकी ने जल्दी से समझाया और अपनी जेब पर हाथ रखा, जिसमें एक एनर्जी स्टोन था। उसे यहाँ के लोगों से छिपाना था। पांगड़ा तुम्हें लेकर आया, उसे कुछ काम है क्या? त्यान फेंक अब मुझसे डरता नहीं था। जब त्यान फेंक और लू आनकी बातें कर रहे थे, स्पेशल केसेस ऑफिस के 5 लोग आ गए। त्यान फेंक ने उनसे लू आनकी का इंट्रोडक्शन कराया। हालांकि लू आनकी एक कीपर थी, लेकिन उसने जो बाघ पाला था वो अनसामान्य था और वो लुओ फैमिली की थी। लुओ फैमिली जियांगन प्रांत का एक फर्स्ट क्लास फैमिली था, बहुत पावरफुल था और पूरे देश में भी उसका नाम था। तो आप लुओ फैमिली की बेटी हैं। नमस्ते। स्पेशल केसेस ऑफिस की टीम के लीडर लो युआन ने तुरंत मुस्कुराते हुए ग्रीट किया। हालांकि वो अब भी थोड़ा डरा हुआ था। मैंने उस पर जो प्रेशर डाला था वो बहुत ज्यादा था। मैंने इस आदमी को देखा, उसके शरीर में अच्छी खासी एनर्जी थी। अगर मैं उसे खा लेता तो मेरी ताकत 10% बढ़ सकती थी, लेकिन इस विचार को मैंने तुरंत अपने मन से निकाल दिया। इससे मुझे समझ आया कि शेरों का राजा कारा इंसानों पर अटैक क्यों करता था। शायद उसकी इंस्टिंक्ट उसे ऐसा करने पर फोर्स कर रही थी। टीम लीडर लो, नमस्ते। माफ करना, मैंने परेशान किया। मुझे भी नहीं पता कि पांगड़ा अचानक अंदर क्यों आ गया। लो आन की भी दोष मुझ पर मरने में माहिर थी। कोई बात नहीं, पांगड़ा ने हमें एक एनर्जी स्टोन दिया था, लेकिन अफसोस शेरों का राजा कारा उसे छीन कर ले गया। लो युआन बहुत दुखी हुआ। लो आनकी ने पूछा कि ली हुई और शूझे कैसे हैं। पता चला कि वो दोनों आधे अधूरे इवॉल्व हो चुके थे, इसलिए उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और लो युआन इस बार एनर्जी स्टोन ढूंढने आया था और चाहता था कि मैं उसे ढूंढने में हेल्प करूं, ताकि वो पूरी तरह से इवॉल्व हो सके, एक लेवल का इवॉल्व्ड इंसान बन सके। इंसानों की बुद्धि तो बहुत होती है, लेकिन कुछ मामलों में वो जानवरों से काफी पीछे होते हैं। ये सुनकर कि मैं एनर्जी स्टोन ढूंढने में हेल्प करूं,
लुआनकी को थोड़ा अजीब लगा और मैं पहले ही बेसब्र हो चुका था। काम खत्म करके मुझे रेस्ट करना है, इसलिए मैंने एक ही झटके में उस जगह पहुंच गया जहां से एनर्जी स्टोन निकाले थे, लेकिन वहां तो सारे गड्ढे थे। अब मुझे समझ आया कि ये लोग एनर्जी स्टोन क्यों नहीं ढूंढ पा रहे थे। दरअसल शेरों ने यहाँ बहुत सारे गड्ढे खोद दिए थे। ये देखकर लगा कि उस शेर की बुद्धि सच में कम नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि कौन सा गड्ढा एनर्जी स्टोन वाला था और मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के खोदना शुरू कर दिया। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में 500 कमेंट और 1000 लोग हाइप करते हैं तो इसका अगला पार्ट पूरे 2 घंटे का आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।